जय भारत बच्चा लोग। तो मुझे उम्मीद है तुमने अपना लेटेस्ट वाला टेस्ट पेपर पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होगा और अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट टेस्ट पेपर को अच्छे से हम सॉल्व करेंगे। तो हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तुमसे क्या पूछा गया था कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फीयर हैविंग अ चार्ज डेंसिटी टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अल्फा इंटू आर, मतलब चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है ना। तो हम अपना एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लेट अस से ये मेरा स्फीयर है, इसके सेंटर से है ना, लेट अस से यहाँ पे इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर है ना, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, अल्फा इंटू आर, वेयर अल्फा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो तुमसे क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, वो तुमसे पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो तुम ध्यान से देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, है ना, मैं इस डायग्राम में बनाऊंगा एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये है मेरा गॉसियन सरफेस। क्लियर सभी को। अब मुझे ये बताना है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एज आर अल्फा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर चाहिए मुझे, है ना, मुझे क्या चाहिए, एज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल आर। तो मुझे इतनी दूर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो चाहिए होगा ना मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व कर सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो रो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो तुम क्या करोगे, अब इसमें तुम्हें इसमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो तुम क्या करोगे, यहां से x डिस्टेंस पे जाओगे, है ना, x डिस्टेंस पे जा करके तुम एक छोटा सा dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर लोगे, है ना, x डिस्टेंस पे जाके तुम क्या करोगे, dx थिकनेस का हॉलो स्फीयर लोगे। क्लियर, dx थिकनेस का हॉलो स्फीयर। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये जो रेड वाला मैंने गॉसियन सरफेस बनाया उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो मुझे चाहिए, है ना, क्योंकि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, मैं यूज करने वाला हूं इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा, बट उसके लिए मुझे क्यू इनसाइड चाहिए ना इस गॉसियन सरफेस के लिए, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर चाहिए। तो स्मॉल आर के रेडियस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से देखो, मुझे बताओ रो की वैल्यू कितनी है, रो इज अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो जो चार्ज इस छोटे से पार्ट में एनक्लोज होगा, जो ऑरेंज मैंने हॉलो स्फीयर बनाया डी क्यू, वो कितना होगा, रो इंटू वॉल्यूम ऑफ डी क्यू, है ना। ये जो डी क्यू चार्ज है, अगर मैं रो को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस पतले से हॉलो स्फीयर में कितना चार्ज है वो मिल जाएगा। रो की वैल्यू कितनी है, अल्फा आर, और रो इंटू, सॉरी डी क्यू नहीं डीवी, है ना, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। अब बताओ ये वॉल्यूम कितना होगा, ये ऑरेंज वाला, ये होगा 4, सॉरी क्या मैं अल्फा इंटू आर लिखूंगा, नहीं, मैं कितने डिस्टेंस पे ले रहा हूं उसे, x डिस्टेंस पे। तो रो एज अ फंक्शन ऑफ आर, अल्फा आर होता है, तो जब मैं x डिस्टेंस पे जाऊंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा x, और dv की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना, ये वॉल्यूम इस हॉलो स्फीयर का, है ना, एरिया इंटू थिकनेस। क्लियर, तो जो तुम्हारा dq हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। क्लियर, तो dq की वैल्यू कितनी आ गई, dq आ गया, मैं सारे कांस्टेंट बाहर ले लेता हूं, dq आ गया 4 पाई अल्फा एक्स क्यूब dx। और अगर मुझे टोटल चार्ज चाहिए, है ना, कहां से मुझे चार्ज चाहिए, मुझे 0 से r रेडियस का चाहिए, तो मैं इसको 0 से r तक क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे अपना q इनसाइड मिल जाएगा। चलो q इनसाइड कितना आ गया तुम्हारा, 4 पाई अल्फा स्मॉल r का पावर 4 बाई 4, तो ये हो गया तुम्हारा कैंसिल, है ना, ये एक्स क्यूब आ गया, एक्स 4 बाई 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो गए। तो मेरा जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आया, है ना, इस गॉसियन सरफेस में रेड वाला, वो कितना आया, है ना, क्यू इनसाइड पाई अल्फा स्मॉल आर का पावर 4। अब मैं इसका गॉस थ्योरम में वैल्यू डालूंगा, तो E की वैल्यू E है, एरिया कितना है इस गॉसियन सरफेस का, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है, पाई अल्फा आर का पावर 4, पाई अल्फा आर का पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अपने ई की वैल्यू निकाल लो, है ना, इस पाई ने पाई को मार दिया, आर स्क्वायर इधर आर स्क्वायर हो गया, तो यहां से तुम्हें अपने ई की वैल्यू मिल गई अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, अल्फा आर स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ आया।
शानदार क्वेश्चन, एक मेंस लेवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो आ जाओ, जो अभी तुमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, ये क्या है? ये क्वेश्चन क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि जैसे ही चार्ज डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करते हैं। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, अ स्मूथ यूनिफॉर्म डिस्क of mass 2 kg radius released from rest on a smooth inclined plane as shown. Length of incline is 160 है ना, मतलब इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है ये 160 सेंटीमीटर्स है। If the length of incline and time taken by disk to arrive at the bottom, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है तो मुझे बताओ ये डिस्क क्या रोल करता हुआ नीचे आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं जो उसको रोलिंग करा सके, तो इसका मतलब ये डिस्क कैसा नीचे आएगा? स्लिप करता हुआ। इसका मतलब जैसे एक ब्लॉक स्लिप करता हुआ नीचे आता है उसी तरीके से ये नीचे आएगा। अगर ये रोल करता हुआ नीचे आता तो ये पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता, बट अभी ये स्लिप करता हुआ नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है। तो सिंपल, अब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट लेना है उसे? 160 सेंटीमीटर, मतलब 0.16 मीटर। एक्सेलरेशन कितना होगा? g साइन 30 डिग्री, है ना, इसका मतलब 5। क्लियर? उससे वो बोला कि टाइम निकालो। रिलीज तुमने किया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। s मालूम है, a मालूम है, u मालूम है, t निकाल लोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को? ये वो क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट से सॉल्व होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, है ना। पोस्ट ऑफिस बॉक्स का बट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, जो हमें पता है व्हीटस्टोन ब्रिज बनाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तुम्हें अब P, Q, R और X, है ना, ये चारों मिलके व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा हम जूम कर लेते हैं ताकि तुम्हें वैल्यूज सही से दिखाई दे। ठीक है, ये तुम्हारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्वेश्चन क्या है, वो तुमसे क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में? एक्स मैक्स और एक्स मिन की वैल्यू वो तुमसे पूछ रहा है ना, एक्स मैक्स और एक्स मिन। तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एक्स। तो यहां से ना तुम्हारा x का एक फॉर्मूला बना, x का फॉर्मूला बना R इंटू क्यू बाई पी। तो मुझे बताओ, जब मुझे x की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मुझे R भी मैक्सिमम चाहिए, Q भी मैक्सिमम चाहिए होगा, लेकिन P कैसा चाहिए होगा? मिनिमम। क्यों? क्योंकि P डिनोमिनेटर में। तो अब इस डायग्राम से R और Q का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, P का मिनिमम निकाल लो। तो बताओ R का मैक्सिमम, R के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? 100, 200, 200, 500, 1000, 2000, 5000। तो 5000 वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है R का। तो R का मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5000। Q का मैक्सिमम 10, 100,000, मतलब 1000। ठीक है, और P का मिनिमम तो 10, 100 और 1000, तो 10 होगा P का मिनिमम, है ना, तो बाई 10। तो ये वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया? 5000 इंटू और 2 0, मतलब 5 इंटू 10 का पावर 5। ये x मैक्स आ गया। क्या सिमिलरली x मिनिमम की वैल्यू ये होगी? बोलो आर क्यू बाई पी। तो x अगर मिनिमम चाहिए तो r भी मिनिमम चाहिए, q भी मिनिमम चाहिए, लेकिन p कैसा चाहिए? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि p डिनोमिनेटर में और तुम्हें ये मिनिमम चाहिए, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। तो r की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? बताओ, इन सब में सबसे छोटा कौन है? 100। तो r की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, और Q की मिनिमम वैल्यू, Q की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 10, है ना, Q का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 10, और P का मैक्सिमम 10, 100,000, तो P का मैक्सिमम हो जाएगा 1000। तो ये वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई? 1। तो x मैक्स बाई x मिन का आंसर तुम्हारे सामने है ना, 5 इंटू 10 टू द पावर 5। क्लियर सभी को? x मैक्स बाई x मिन, है ना, दिस बाई दिस, तो 5 10 पावर 5 तुम्हारा आंसर हो गया। खत्म क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट। बंदर, बंदर आ गया हमारा। ठीक है, ये HC वर्मा का बंदर नहीं है, ये JEE का बंदर है। चलो आ जाओ, देखो यहाँ पे 2 kg और 10 kg का ब्लॉक है, ये बंदर ऊपर भाग रहा है, ये बोल रहा है 2.4 मीटर ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो मुझे बताओ, बंदर से इस पॉइंट तक का 2.4 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, बंदर का डिस्प्लेसमेंट 2.4 मीटर होगा। मुझसे पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो उसका मतलब मुझे बंदर का क्या चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि बंदर क्लाइंब करना स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो मैं 2.4 इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर कर दूंगा, तो उससे मुझे अब टाइम मिल जाएगा कि बंदर को कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, अब उसके लिए क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ है। क्या क्या डेटा दिया हुआ है? वो बोल रहा है कि बंदर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो है ना, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इज क्लाइंबिंग द स्ट्रिंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 2 से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं, लेटस से है ना, कि जो तुम्हारे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन है वो a है, तो मुझे बताओ जो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन होगा वही इस 2 kg का होगा और वही इस 10 kg का होगा, या फिर मैं बोलूं कि जितना इस 10 kg का एक्सेलरेशन होगा वही इस 2 kg का होना है ना, नीचे ऊपर कंस्ट्रेंट से, लेकिन वही इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट का भी तो एक्सेलरेशन होगा, है ना, जितना इस पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा। तो मैं वही कह रहा हूं, जो इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन होंगे ना वही स्ट्रिंग का भी एक्सेलरेशन होगा। स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, क्योंकि जो बंदर है वो विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, क्लियर, इसलिए स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन यहाँ इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं, चलो अपना एफबीडीज ड्रॉ करते हैं ना। मान लो ये जो तुम्हारा बंदर है हमारा, लेट अस से बंदर, ठीक है, बंदर की पूंछ, इसका टेंशन, क्योंकि बीच में यहाँ मास आ गया तो मान लेते हैं इस पे जो ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है दैट इज T1 और नीचे की तरफ जो टेंशन लग रहा है दैट इज T2। इन सब के अंडर ये ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब 2 kg का मास, 2 kg, इसमें यही T2 एक्सेलरेशन होगा ना, सारे टेंशन हम यहाँ ड्रॉ करें, टेंशन होगा यहाँ पे टेंशन T1 तो यहाँ भी T1 और यहाँ पे मैंने कितना लिया T2, है ना, बंदर के नीचे T2। तो 2 kg के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ऊपर T2, नीचे 20। मान लेते हैं ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सिमिलरली 10 kg, है ना, ये X किसका एक्सेलरेशन है, 2 kg का, और यही स्ट्रिंग के हर पॉइंट का भी होगा और यही इस 10 kg का भी होगा, किससे, कंस्टेंट इक्वेशन से, है ना, ये A। अब 10 kg का FBD बोलो, 10 kg का के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे 100, ऊपर T1, और इन सब के अंदर ही क्या कर रहा होगा, ये A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा। अब मुझे बताओ बंदर का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बंदर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बंदर विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझे बताओ ये जो स्ट्रिंग है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और बंदर स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में 2 से ऊपर जा रहा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बंदर विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रिंग 2 और ये हो जाएगा स्ट्रिंग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड A, तो ये 2 प्लस A से ऊपर जा रहा है ना। तो तुम अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे कुछ इक्वेशन बनेंगे। बंदर का क्या इक्वेशन बनेगा, T1 माइनस T2, बंदर का मास 8 kg इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस A, ठीक है। यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा, T2 माइनस 20 इक्वल टू 2A, और वहाँ क्या इक्वेशन बनेगा, 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 100 माइनस T1 इक्वल टू 10A। मुझे बताइए कितने इक्वेशन कितने अननोन है, T1 T2 A, 3 इक्वेशन 3 अननोन। क्या तुम वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे एक्सेलरेशन का, एक बार A निकल आया तो एक्सेलरेशन ऑफ बंदर क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ बंदर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 2 प्लस A हो जाएगा, है ना। उसके बाद तुम S इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ऑफ बंदर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड T स्क्वायर करोगे, आंसर आ जाएगा। S की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2.4, और जो भी तुम्हारा हाफ इंटू 2 प्लस A इंटू टी स्क्वायर। A की वैल्यू कहाँ आएगी, इन तीनों को सॉल्व करके इसमें डालोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। वो 2.4 मीटर ही था ना, यस। तो इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस हीलियम विल गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन विच हैज सेम वेवलेंथ इन हाइड्रोजन एटम। बोलो, ये क्वेश्चन मैं ओरली सॉल्व करूंगा। कैसे, तुम मुझे बताओ, हीलियम और हाइड्रोजन में जब जंप होता है तो कोई भी एनर्जी का जो जंप है वो किससे प्रोपोर्शनल होगा, वो Z से प्रोपोर्शनल होगा ना। तुम देखो यहाँ पे हीलियम का मास कितना है, हीलियम का मास है 2 टाइम्स, क्लियर। तो हीलियम का मास है 2 टाइम्स और हाइड्रोजन का मास है 1 टाइम्स। इसका मतलब हीलियम का मास हाइड्रोजन से डबल है ना। हमें मालूम है किसी भी nth लेवल की जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी ऑफ एनी nth लेवल वो क्या होता है, 13.6 इंटू, है ना, 13 माइनस 13 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एक दूसरे के क्या होना है, इन्हें एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए ना। वो क्या कह रहा है, फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ हीलियम विल गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन विच हैज सेम वेवलेंथ
एज सम स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कोई सा भी स्पेक्ट्रल लाइन के से सेम वेवलेंथ होगा हेलियम का। तो तुम देखो हेलियम का मास कितना है, डबल है, इसका मतलब जहां जहां हाइड्रोजन में 1 आएगा वहां वहां हेलियम में 4 आ जाएगा, है ना, वहां वहां हेलियम में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अभी तुम ध्यान से देखो, है ना, अगर मैं हाइड्रोजन में ही 4 से 2 का चेक करूं, है ना, हाइड्रोजन में अगर मैं 4 से 2 का जंप चेक करूंगा, तो तुम मुझे ध्यान से देखो, अगर ये 4 से 2 में जंप कर रहा है तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ सेकेंड माइनस एनर्जी ऑफ फोर्थ चाहिए होगा, है ना। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करूं तो सेकेंड हाइड्रोजन में कितना होगा, -13.6 बाई 4 माइनस 13.6, है ना, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, E2 माइनस E4 में कर रहा हूँ ना, तो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये, बाई 16। तो बोलो ये 2 से 4 का हाइड्रोजन का जंप आएगा। अभी अगर मैं 2 से 4 का यही हेलियम का जंप देखूँ, है ना, हेलियम का, तो E2 माइनस E4, या फिर एक्चुअल मुझे E4 माइनस E2 करना चाहिए था, है ना, मुझे यहाँ पे E4 माइनस E2 करना चाहिए ना, तो ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा और ये मेरा माइनस आ जाएगा ना, ठीक है। यही अगर मैं हेलियम में करूंगा तो क्या होगा बताओ, है ना, E4 माइनस E2 अगर मैं हेलियम में करूंगा तो ये कितना आएगा बताओ, ये वैल्यू आ जाएगी 13.6, है ना, -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16, है ना, प्लस E2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा 13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4। अब तुम ध्यान से देखो ये जो वैल्यू आने वाली है और ये जो वैल्यू आने वाला है ना, क्या ये दोनों एक दूसरे का इंटीजर मल्टीपल है ना। अगर तुम 4 से 2 हेलियम का देखो और 4 से 2 हाइड्रोजन का देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, ये क्वेश्चन क्यों ओरल क्यों है, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ ना, ये सब एक्चुअल में हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बट तुम अगर एग्जाम में फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसे ओरली सॉल्व कर पाओ, ठीक है। Following transition of helium ion will give to spectral line which has same wavelength as some spectral line in hydrogen atom. Some spectral line. तो तुम ध्यान से बताओ मुझे, क्या हीलियम का एटॉमिक मास हाइड्रोजन से जस्ट डबल है ना, तो इसका मतलब जहां पे ये 4 से 2 जा रहा है ना, तो अगर ये डबल है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर हीलियम 4 से 2 है तो तुम हाइड्रोजन अगर 2 से 1 भेजोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो तुम्हें यहाँ पे ना 2 से 1 करना पड़ेगा ना, 4 से 2 नहीं 2 से 1, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको हमें 1 करना पड़ेगा और यहाँ पे तुम्हें 2 करना पड़ेगा, क्लियर। तो 1 वाले में क्या हो जाएगा, z²/n², ये 1 आ जाएगा, और 2 वाले में क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तुम जब कैलकुलेट करके देखना तो ये जो वैल्यू आएगी और वो जो वैल्यू आएगी वो दोनों बिल्कुल सेम आएगी। कैसे, देखो ये वैल्यू सेम कैसे आएगा, ये नीचे कैंसिल होकर 4 आ जाएगा और ये 13.6, तुम देखो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही है ना दोनों। हाइड्रोजन में जो 2 से 1 में जंप में एनर्जी रिलीज हुआ वही हेलियम में 2 से 4 में होगा या फिर 4 से 2 में होगा, है ना, 4 से 2 में। कैसे मैं ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हेलियम जो है वो जस्ट डबल मास है किसका, हाइड्रोजन का, है ना, जस्ट डबल। तो जब हेलियम में 4 से 2 जाएगा उतना ही हाइड्रोजन में 2 से 1 में मिलना है मुझे, इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं ये कह पा रहा हूं, क्लियर, इस फॉर्मूले के हिसाब से। यहां पे जबकि तुम करोगे तो नहीं होगा ऐसा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा 3 और यहाँ 2.5 आ जाएगा, तो बात नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि फिर कोई ऑर्बिट का नंबर नहीं आया। यहाँ पे भी 3 से 1.5 हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा। बट फिर भी अगर तुम्हें डाउट होगा, है ना, इंटीजर होना चाहिए ना, ऑर्बिट का नंबर इंटीजर होना चाहिए, मेन बात है। अगर तुम्हें डाउट होगा तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे कैलकुलेट करके देख लोगे, ठीक है। या फिर बेस्ट तरीका क्या है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, अलग अलग लेवल के एनर्जी याद रख लो, है ना, अलग अलग लेवल के एनर्जी याद रख लो, है ना। जो बेस है हाइड्रोजन का वो कितना है, -13.6, n इक्वल टू 1, है ना, ये n इक्वल टू 0 वाला है, n इक्वल टू 1 पे कितना होगा, -13.6/4, है ना, तो -13.6/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर n इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा, -13, तो ये n इक्वल टू z², सॉरी ये n इक्वल टू 1 है ना, मैंने n इक्वल टू 0 लिख दिया इसे, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है ना। तो अगर तुम्हें इनकी वैल्यूज याद हैं तो तुम क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस तुरंत में देख सकते हो ना कि इसका डिफरेंस कितना आने वाला है। और उसी तरह जब हेलियम में करना हो तो इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो कि क्या इंटीजर मल्टीपल आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सेम एनर्जी होगा,
या फिर जो मैंने तुम्हें तरीका बताया, क्या, क्योंकि हीलियम उसका डबल है ना, और इसको जब तुम 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2 से 1 आ रहा है, जबकि तुम इन्हें 2 से डिवाइड करो तो तुम्हें इंटीजर नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो एनर्जी तुम्हें वहां पे नहीं मिलेगी। अगर इंटीजर मिलता तो वहां भी मिल सकता, तुम्हें जस्ट इंटीजर चेक करना है, या फिर ये एनर्जी लेवल्स याद रख लो, है ना। तो हीलियम का भी तुम तुरंत लिख लोगे, जैसे मैंने हाइड्रोजन का लिखा, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखोगे कि जितना डिफरेंस इसमें आ रहा है, क्या हाइड्रोजन में भी वहां पे सेम आ रहा है। तो वही वो तुमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। क्लियर सभी को। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें वहां पे थोड़ा फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड विच इज हिंज्ड एट इट्स अदर एंड। अब ये वाला, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया, ये भी एग्जाम में कोई कम टाइम में कोई ज्यादा टाइम में सॉल्व जरूर करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है फिर ये फिर से सिर्फ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स ही पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और कोलिजन का कंबाइंड क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि एक सिमिलर पार्टिकल आ रहा है मास m का, जो कि इससे स्टिक कर जा रहा है, ठीक है। तो तुमसे क्या कह रहा है, एंड स्टिक्स टू मिनिमम स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल, मान लो इसकी स्पीड v है, सच दैट द रॉड विथ पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। मतलब ये जस्ट सर्कल कंप्लीट करेगा। तो तुम मुझे बताओ, जब ये इसके साथ स्टिक कर जाएगा ना, जब ये इसके साथ स्टिक कर जाएगा, ठीक है, ये हिंज तुम्हारा और ये अपना रॉड, और अब यहाँ पे मास कितना हो गया 2m। तो मान लेते हैं इसका स्पीड कितना हो गया है v डैश, ठीक है। तो उस v डैश को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखना पड़ेगा अबाउट दिस हिंज, है ना। हिंज के अबाउट क्या लिखना पड़ेगा, CAM। तो मैं CAM का इक्वेशन लिख रहा हूं अबाउट हिंज। तो बोलो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ इसके पास है, कितना, m इंटू वी इंटू एल, क्लियर। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसके किसके पास होगा बताओ। अब ये भी v डैश स्पीड से चलना चालू हो गया, है ना। ये कितने स्पीड से चलना चालू हो गया, v डैश स्पीड से चलना चालू हो गया। तो जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है अब कितना होगा बताओ। ये 2m की स्पीड कितनी आएगी, v डैश, तो m इंटू वी इंटू आर, है ना। यहां से यहां तक लेंथ कितना है हमारा लेंथ है, सॉरी, ये जो हमारा लेंथ है वो कितना हो गया 2 इंटू एम इंटू वी डैश इंटू एल, करेक्ट। अब अगर ये ऐसे चलना चालू हुआ तो ये रॉड भी क्या करेगा, ऐसे ओमेगा से घूमेगा ना, तो उसका भी आई ओमेगा मुझे लिखना पड़ेगा। वो किसके अबाउट घूम रहा है, हिंज के अबाउट। तो तुम क्या लिखोगे, प्लस ml²/3 इंटू ओमेगा। अब इसका ओमेगा कितना होगा मुझे बताओ। अगर ये इस पॉइंट पे हिंज्ड है और इस पॉइंट का वेलोसिटी v डैश है, तो इसका ओमेगा v डैश बाई एल हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, v डैश बाई एल। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया रॉड का, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया इस 2m वाले पॉइंट मास का। कोलिजन के बाद ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और कोलिजन के पहले का ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, क्योंकि कोलिजन के पहले सिर्फ यही मूव कर रहा था। तो ये पॉइंट मास, कोलिजन के बाद ये 2m का पॉइंट मास भी मूव करेगा क्योंकि इसमें स्टिक कर गया, और ये रॉड भी घूमेगा। क्लियर सभी को। तो उसका i इंटू ओमेगा, ठीक है। तो v बाई आर से मैंने i इंटू ओमेगा लिख दिया। अब यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, यहां से मुझे v डैश की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ v। तो देखो क्या आया इक्वेशन है, mvl इक्वल टू 2m v डैश l प्लस, है ना, एक और l कैंसिल हो गया, ये आ गया ml v डैश बाई 3, ठीक है। तो अगर तुम इसमें कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें मिलेगा, है ना, यहाँ से जो तुम्हारा l है और जो m है वो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ml मैं पूरे से कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो मुझे v की वैल्यू मिल गई 2v डैश प्लस v डैश बाई 3, है ना। तो 7v डैश बाई 3, तो v इक्वल टू क्या हो गया 7v डैश बाई 3। क्लियर सभी को। अब ये एक इक्वेशन हुआ, बट मुझे v डैश के टर्म्स में तो आंसर नहीं चाहिए, मेरा जो आंसर है वो g और l के टर्म्स में। अब क्वेश्चन में उसने एक कंडीशन और बताया कि ये जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा। तो मुझे बताओ, अगर इस रॉड को जस्ट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है ना, इसका मतलब ये जो 2m मास है उसको यहां तक पहुंच जाना है और जस्ट पहुंचना है। यहां पहुंच के इसकी स्पीड 0 हो सकती है, क्यों, क्योंकि रॉड है तो ये नीचे नहीं गिरेगा। क्या यहाँ पे इसकी स्पीड √4gl होनी चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि ये रॉड मासलेस नहीं है। याद रखना, √4gl तब होता है जब रॉड मासलेस होता है और नीचे में एक मास m लगा होता है, तब √4gl आता है। बट अभी रॉड के पास मास है, तो मैं क्या करूंगा, इस इनिशियल कंडीशन और इस फाइनल कंडीशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा, ठीक है। रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां से यहां जा चुका है ना। रॉड का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट में गया, और ये जो पार्टिकल 2m है वो यहां से यहां गया है। तो मैं इसको इनिशियल और इसको फाइनल मानते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम का इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है।
तो बोलो वर्क डन बाई एम जी इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तो mg का वर्क कितना हो बताओ यहां से यहां जाने में। ये 2m कितना ऊपर चला गया, ये जो 2m है ये l प्लस l, 2l ऊपर गया तो मास होगा 2m इंटू जी इंटू 2l। ये mg का वर्क हुआ इसके ऊपर। अच्छा ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड है ये कितना ऊपर गया, l/2 प्लस l/2 l, तो माइनस m इंटू जी इंटू एल इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू 0, के आई की वैल्यू कितनी हाफ है ना, मैं के आई लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर। बोलो ये पॉइंट मास v डैश स्पीड से मूव कर रहा है तो कितना हो जाएगा, हाफ m v डैश स्क्वायर प्लस m नहीं 2m है ना, हाफ इंटू 2m इंटू वी डैश स्क्वायर प्लस ये रॉड किसी ओमेगा से घूम रहा है और ओमेगा की वैल्यू क्या है v डैश बाई एल, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है ना, तो हाफ आई मतलब कितना ml स्क्वायर बाई 3, रॉड के एंड पे है वो, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना है, ओमेगा इज v डैश बाई एल मतलब v डैश स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिला, -4 mgl माइनस mgl मतलब -5 mgl, और इधर वाला भी माइनस कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस चला गया। इधर अपने को क्या मिल रहा है 4 mv डैश स्क्वायर बाई 2 है ना, mv डैश स्क्वायर से ना ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, मिल रहा है mv डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, ये l स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे मिलेगा mv डैश स्क्वायर बाई 6 है ना, ये मुझे मिलेगा mv डैश स्क्वायर बाई 6। अब इसके आगे का कैलकुलेशन तुम्हें खुद से करना है, क्या करोगे बताओ, अब तुम्हें नेक्स्ट ये करना है, तुमने यहां से v डैश की वैल्यू निकाल लो यहां से ना, v डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v डैश हो जाएगा 3v/7, v डैश हो जाएगा 3v/7, तो यहाँ पे v डैश की जगह 3v/7 डाल दो हर जगह है ना, 5 mgl इज इक्वल टू m इंटू 3v/7 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू 3v/7 का होल स्क्वायर बाई 6। इस पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है v, उससे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना जो मैंने किया है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए तुमसे। इस क्वेश्चन में तुम्हें सबसे जरूरी 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां सिली मिस्टेक हो सकता है ना, नंबर 1 कि तुम इस v डैश को डायरेक्टली √4gl लिख सकते हो, नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखते वक्त तुमसे ये आई ओमेगा छूट सकता है गलती से है ना, हो सकता है तुमसे ये छूट जाए कि हाँ ये भी ओमेगा से घूमेगा, बट ये दोनों तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ से मैंने v डैश की वैल्यू निकाल ली और वर्क एनर्जी थ्योरम में मैंने वो v डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो इससे v निकाल लो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट शोन इन फिगर इन स्टेडी स्टेट फॉर अ लॉन्ग टाइम में स्टेडी स्टेट में है, द कनेक्शन टू द बैटरी इज सडनली ब्रोकन, मतलब स्विच एस तुमने ओपन कर दिया, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर 0.001 सेकेंड, मतलब तुम्हें क्या बताना है, एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट है ये है ना, जब तुम स्विच ओपन कर दोगे तो एक डिस्चार्जिंग आरसी सर्किट हो जाएगा वो है ना, तो आफ्टर 0.001 सेकेंड मतलब Q इक्वल टू Q0 इंटू ई का पावर -t/RC, ठीक है, जिसमें उसने t की वैल्यू तुम्हें दे रखी है। क्लियर, R भी हमें दिख ही रहा है। सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q0 क्या होता है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा। तुम मुझे बताओ स्टेडी स्टेट में ये सर्किट कैसा दिखाई देगा, क्या स्टेडी स्टेट में ये सर्किट ऐसा दिखाई देगा, ध्यान से देखो है ना, कैपेसिटर क्या हो जाएगा बताओ स्टेडी स्टेट में, एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा है ना, कैपेसिटर एक ओपन सर्किट की तरह काम करने लगेगा इन स्टेडी स्टेट। तो ये तुम्हारा 60, ये 40, ये 80, ये 20, क्लियर, और ये हमारा 4 वोल्ट का बैटरी, क्लियर है ना, ये बैटरी हमारा है 4 वोल्ट्स। अब देखो है ना, ये 4 वोल्ट्स की बैटरी है जो हमने लगा रखी है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां पर वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ Q0 है ना, तुम्हें यहाँ पे Q0 की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। सॉरी, ये बैटरी तुम्हारा 4 नहीं है, 84 वोल्ट का बैटरी था ना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, बैटरी हमारा 84 वोल्ट का है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कैपेसिटर के अक्रॉस
अगर पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है ना, तो मुझे कैपेसिटर पे चार्ज भी मिल जाएगा इन स्टेडी स्टेट, तो मुझे कैपेसिटर पे चार्ज भी मिल जाएगा क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है 5 माइक्रोफेरेड। तो अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जिनके बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड था। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, अब ये 60 और 80 मिलके कितने हो गए 140, और ये 40 और 20 कितने हो गए 60। तो ये जो 84 वोल्ट है तुम्हारा है ना, ये 84 वोल्ट जो है ये यहाँ पे कुछ दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या फिर मान लेते हैं हम इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, हम इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उससे मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा ना, कि अक्रॉस हमारे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। तो चलो हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस दिशा में कुछ करंट आएगा, है ना, जो इस रास्ते और इस रास्ते बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मेरा जो 84 वोल्ट है ना, जो 84 वोल्ट है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा ये हम पता कर लेते हैं। क्या मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बिना करंट की? तो यस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता हूँ। कैसे देखो ध्यान से, मुझे बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 84 है ना, तो मैं अगर ये कह दूं कि इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो मुझे बताओ क्या जो I1 है यहाँ से पोटेंशियल कितना 84, और कितना रेजिस्टेंस मिला रास्ते में 80 + 60 140, तो I1 हो गया 84/140, है ना। तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी 0.6 एम्पियर्स। उसी तरीके से तुम्हें I2 मिल जाएगा 84/60 मतलब 1.4 एम्पियर्स। क्लियर? तो अगर मैं इस पॉइंट को A बोल रहा हूं और इस पॉइंट को B बोल रहा हूं, तो मुझे बताओ यहां से यहां आने में कितने का पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, है ना। 60 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आएगा, वो आएगा 0.6 इंटू 60 36 वोल्ट। 80 के अक्रॉस पोटेंशियल, सॉरी हाँ 80 के अक्रॉस, सॉरी 80 के अक्रॉस नहीं 40 के अक्रॉस, 40 के पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा 1.4 इंटू 40 56 वोल्ट। तो इसका मतलब जो तुम्हारा VA है ना, यहाँ पे इतना ड्रॉप आया, यहाँ पे इतना ड्रॉप आया, और ये तो कॉमन पॉइंट 84, तो तुम लेट अस से अगर ये 84 वोल्ट था और ये 0 वोल्ट था, है ना, इसको मैंने 84 वोल्ट ले लिया, इसको 0 ले लिया, तो 84 से तुम कितना नीचे गिरे A पे आने में 36 नीचे गिरे, और 84 से कितना नीचे गिरे तुम B पे जाने में, तुम 56 नीचे गिरे। तो 84 से 36 नीचे गिरोगे तो कितनी वैल्यू मिलेगी तुम्हें, 84 से 36 नीचे गिरोगे तुम तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी 48, है ना, और 84 से 56 नीचे गिरोगे तुम तो तुम्हें वैल्यू मिलेगी कितनी 56, है ना। तो 78 - 50 28। तो मुझे बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल 28 हो गया, इसका 48। तो जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आया A से B के बीच में, है ना, VA माइनस VB, वो कितना आ गया, वो आ गया 20 वोल्ट। क्लियर सभी को, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो मुझे अपना Q0 भी मिल गया। बोलो C इंटू VA माइनस VB, तो Q0 होगा ना, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है इन स्टेडी स्टेट। तो 20 इंटू 5 मतलब 100 माइक्रोकूलम, और मुझे माइक्रोकूलम में ही चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही 100 छोड़ूंगा। अब इंटू E का पावर माइनस T/RC, मतलब मुझे T/RC की वैल्यू चाहिए। तो T/RC आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। T की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.001। R बोलो, R कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैटरी को शॉर्ट सर्किट मान लो और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट निकाल लो, है ना। तो पूछ मैं इधर से निकाल लेता हूँ, जहां कैपेसिटर कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। बैटरी को ओपन सर्किट मानते हो, तो मुझे बताओ अगर बैटरी ओपन सर्किट हो गया तो इस वायर का कोई मतलब नहीं रह गया। तो ये 60 और 40 सीरीज हो गए, ये 80-20 भी सीरीज हो गए। तो 100 और 100 कितना, दोनों पैरेलल में, तो 50। तो R की वैल्यू हो गई 50 इंटू C कितना है 5 इंटू 10 का पावर -6। क्लियर? कैलकुलेशन कंप्लीट करो, ये 10 का पावर 6 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.001 10 पावर 6 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 250। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो तुम्हारा आंसर हो गया ये ऑप्शन C। क्लियर? तो इसमें एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम्हें Q0 निकालने के लिए भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहले हेल्प लेना पड़ा, और दूसरा R इक्विवेलेंट के लिए जो तुम्हें शॉर्टकट बताया जाता है क्लास नोट्स में, वो। क्लियर सभी को? तो हमने बैटरी ओपन सर्किट करके इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट निकाल लिया, तो मेरा सिर्फ इतना ही सर्किट बचेगा ना। जब मैं R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो मुझे ये सर्किट देखना होगा ऐसे, है ना, इन दोनों के बीच में, है ना, ये 60 40 80 और 20। क्लियर? तो 50 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। कोलिजन्स का एक क्वेश्चन है ना, सिंपल सा, वो तुमसे दो चीजें पूछ रहा है।
मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द 2 kg ब्लॉक। तो मुझे बताओ, सबसे पहले हम फाइनल वेलोसिटी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। नहीं सॉरी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि एक बार मैक्सिमम कंप्रेशन मिल गया तो हम इजीली अपना आंसर बता सकते हैं। लेकिन देखो कि मैक्सिमम कंप्रेशन जो है वो तुम्हारा इन दोनों ऑप्शन में सेम है और इन दोनों में ऑप्शन में सेम है। इसका मतलब क्या, मुझे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई नहीं, सबसे पहले मैक्सिमम कंप्रेशन निकालते हैं। चलो, लेट अस से मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पे इस 2 kg, है ना, ये इसमें 4 kg से मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो मुझे क्योंकि यहाँ पे x मैक्स है, इसीलिए इसकी स्पीड और इसकी स्पीड क्या हो गई होगी, सेम, है ना। और k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में CLM अप्लाई कर लेता हूँ। उससे मुझे क्या वैल्यू मिलेगा, उससे मुझे इस v का वैल्यू मिलेगा सबसे पहले, है ना, जो कॉमन v आ रहा है इन दोनों का। तो बताओ कॉमन v और कैसे निकालते थे। कॉमन v निकालने का और एक क्या तरीका है, कॉमन v निकालने का एक तरीका और ये है कि जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वही इन दोनों का कॉमन v होगा। तो उसमें CLM लिखने की जरूरत नहीं। बताओ 2 × 4 8 प्लस 8 16, 16/6 कितना, 8/3। इसका मतलब इस v की वैल्यू है 8/3, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी है, 8/3। क्लियर सभी को ये चीज, m1v1 प्लस m2v2 बाई m1 प्लस m2, 8 प्लस 8 16/6, 8/3। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या लिखूंगा मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा, है ना, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लिखूंगा। तो यहां से लेकर के यहां तक में सिर्फ स्प्रिंग का वर्क हो रहा है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू KF माइनस KI। क्लियर सभी को, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू KF माइनस KI। तो अब ध्यान से देखो, है ना, स्प्रिंग का वर्क कितना होगा, हाफ इंटू K इंटू x इनिशियल माइनस x फाइनल। तो x इनिशियल इज 0 माइनस x फाइनल इज x मैक्स, है ना। तो ये x मैक्स का स्क्वायर। क्लियर, ये वर्क डन बाय स्प्रिंग हो गया, इक्वल टू KF माइनस KI। तो इक्वल टू KF माइनस KI। तो KF माइनस KI कैसे निकालेंगे, बोलो, हाफ इंटू 2 इंटू 8/3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 8/3 का स्क्वायर, ये हो गया KF, है ना, माइनस KI। तो बोलो KI भी क्लियर है, हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में कितने अननोन है, सिर्फ एक। तो इससे तुम्हें मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग मिल जाएगा, खत्म क्वेश्चन। क्लियर, सिर्फ क्या तुम्हें सही करना है, तुम्हें ये याद रखना चाहिए था कि मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम दोनों की स्पीड सेम हो जाती है और इसमें फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो इससे तुम्हें मैक्सिमम कंप्रेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, फाइनल स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स या फाइनल स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक। फाइनल मतलब जब ये उससे फिर से अलग हो जाएगा ना, अभी तो इसने दबा दिया बट फिर से ये दूर होंगे और 2 kg ब्लॉक फिर से अलग हो जाएगा। तो फाइनल कंडीशन तुम्हारा क्या होगा, है ना, ये 2 kg ब्लॉक है। क्लियर, लेट अस से इसका फाइनल स्पीड कुछ v1 हो गया है और जो 4 kg ब्लॉक है ना, जब दोनों अलग हो गए फिर से कुछ देर बाद, है ना, दोनों अलग हो गए, लेट अस से इसका स्पीड कितना हो गया है, v2 हो गया है। क्लियर, तो तुम मुझे बताओ क्या मैं CLM लगा सकता हूं। देखो दो अननोन है ना, v1 v2। अब दो अननोन है तुम्हारे पास v1 v2, है ना। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो दो इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे ना, एक CLM होगा और दूसरा वर्क एनर्जी होगा। क्लियर, तो जब तुम CLM और वर्क एनर्जी का इक्वेशन लिखोगे, तो जब तुम वर्क एनर्जी लिखोगे ना, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर में आएगी, मतलब तुम्हें फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। और इसलिए तुम देखो ये जो आंसर्स हैं ये रूट में है ऑप्शंस तुम्हारे, है ना, ये आंसर के ऑप्शंस तुम्हारे रूट में है। तो कोई नहीं, हम वो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं। मान लेता हूं मैं इन दोनों के बीच में CLM लिख रहा हूं। क्लियर, मैं क्या लिख रहा हूं, इन दोनों के बीच में CLM लिख रहा हूं। तो यहां से यहां अगर मैं CLM लिखूंगा तो मुझे बताओ क्या होगा, ये CLM। क्लियर, 2 इंटू 8/3 प्लस 4 इंटू 8/3 विल बी इक्वल टू 2v1 प्लस 4v2। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरह लिख लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि यहां से लेकर के यहां तक में तुम्हारा जो स्प्रिंग जब ये जस्ट इसको टच किया होगा ना,
नहीं, मुझे यहाँ पे वर्क एनर्जी सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्या कहाँ पे लिखने का पता है? यहाँ पे मैं वर्क एनर्जी लिख लेता हूँ बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो मुझे ना वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मैं वर्क एनर्जी इन दोनों पॉइंट के बीच में लिख लेता हूँ, तो मुझे वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, तो तुम चाहे तो CLM भी इन दोनों के बीच में लिख सकते हो, है ना, इन दोनों के बीच में। बट मैंने CLM इन दोनों के बीच में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तुम्हारा V1 V2 का आंसर सेम आएगा। ठीक है? वर्क एनर्जी मैं यहाँ और यहाँ के बीच में क्यों लिख रहा हूँ? ताकि मुझे वर्क डन बाई स्प्रिंग ना लिखना पड़े। क्लियर? तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहा हूँ इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में। बताओ यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है? हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू फाइनल हाफ इंटू 2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 4 इंटू V2 स्क्वायर। जब तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तुम्हें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और जब तुम उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो तुम्हें V1 V2 की वैल्यू मिलेगी। और तुम्हारा आंसर कौन सी वैल्यू होगी? तुम्हारा आंसर होगा V1, है ना, तुम्हारा आंसर होगा V1। तो ये तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इन द फिगर देयर इज अ कंडक्टिंग वायर हैविंग करंट I विच हैज अ शेप हैविंग करंट एंड विच हैज अ शेप ऑफ क्लोज्ड हाफ एलिप्स, है ना, ये विच हैज अ शेप ऑफ, यहां पे 2 बार लिखा गया ना, एंड विच हैज अ शेप ऑफ, ऐसे कहते हैं यहाँ, ये वो वर्ड्स काट दो, ऑफ क्लोज्ड हाफ एलिप्स, और उस एलिप्स का इक्वेशन उसका आधा है ये, ना, इज केप्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप एंड टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? M क्रॉस B। बोलो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एलिप्स, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एलिप्स, मतलब M और B कैसे हैं? पैरेलल हैं, तो M क्रॉस B 0 होगा, मतलब या तो ये करेक्ट आंसर है या तो ये करेक्ट आंसर है। ठीक है? अब डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? I इंटू एरिया वेक्टर, तो बोलो I हो गया, इसका एलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई AB होता है ना, पाई इंटू A इंटू B एलिप्स होता है, बट ये हाफ एलिप्स है ना, तो ये हो गया तुम्हारा, तो I पाई AB बाई 2 और 0, मींस ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट मिनिमम स्पीड डज अ 100 ग्राम पार्टिकल नीड एट पॉइंट B टू रीच पॉइंट A? क्लियर? देख लो, इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। वो क्या कह रहा है कि 100 ग्राम का पार्टिकल है, उसका पॉइंट B पे मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए? मान लो V की वैल्यू कुछ V होनी चाहिए, सच दैट इट रीचेस पॉइंट A, मतलब यहां तक वो पहुंच जाए। क्लियर सभी को ये चीज? अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ अगर मैं यहां पे एक पॉइंट C बनाऊं, तो पॉइंट A से लेकर के C तक क्या हो रहा है? A से लेकर के C तक जो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन है ना, अगर मैं यहां पे du बाई dx लूं तो वो नेगेटिव है। du बाई dx नेगेटिव आएगा ना A से लेके C तक, तो माइनस du बाई dx क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, मतलब फोर्स टुवर्ड्स राइट है। कहां? A से लेकर के C तक। लेकिन A से नहीं, B से C, है ना, B से लेकर के C तक फोर्स पॉजिटिव है, लेकिन C से A मैं बोलो, यहां से du बाई dx पॉजिटिव आएगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो C से लेकर के A में फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है ना, C से लेकर के A में। तो मुझे बताओ अगर मेरा पार्टिकल किसी तरह अगर C तक भी पहुंच गया ना, तो A को तो ये A तक तो फोर्स उसको खुद ही खींच लेगा। इसका मतलब मुझे ना सिर्फ इसको C तक पहुंचाना जरूरी है, तो मुझे इसे जस्ट C तक पहुंचाना है, क्योंकि C के बाद क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन उस तरफ हो जाएगा, तो वो तो खुद ही उसे वहां पे खींच लेगा। क्लियर सभी को ये चीज, है ना? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसके बाद ये फोर्स अट्रैक्टिव होकर के उसे अपनी तरफ खींच लेगा। उसके पहले ये फोर्स रिटार्डिंग है ना, क्योंकि पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और फोर्स राइट साइड है, तो उसे जस्ट यहां तक पहुंचना है, उसके बाद तो खुद ही वहां तक पहुंच जाएगा। तो तुम्हें B से A तक एनर्जी कंजर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ B से C तक एनर्जी कंजर्वेशन लिखने की जरूरत है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लिखना है सिर्फ तुम्हें B से C। तो बताओ B पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना, KB प्लस UB मस्ट बी इक्वल टू KC प्लस UC। तो बोलो KB की वैल्यू कितनी हो गई? हाफ इंटू, आंसर हमारे SI यूनिट्स में है, तो 100 ग्राम पार्टिकल बोला है इसने, तो 0.1 kg इंटू V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना है? 0। काइनेटिक एनर्जी एट C जस्ट पहुंचना है तो 0। पोटेंशियल एनर्जी एट C कितना है?
5। क्या यहाँ से v की वैल्यू निकाल लोगे? 10 बाई 0.1 100, तो 100 का अंडर रूट 10। खत्म क्वेश्चन। क्लियर सभी को? सॉरी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत ही अच्छा शानदार सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था। वो तुमसे सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ पूछ रहा है, तो बोलो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? 2 लैम्डा डी बाई ए होता है ना? तो उसकी वैल्यू गिवन है, कितना है? 2.5 10 का पावर -3। 2 लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर्स, और स्लिट विड्थ कितना है? 1। बस खत्म क्वेश्चन। यहाँ से कैलकुलेट कर लो, है ना, लैम्डा की वैल्यू, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो फटाफट सॉल्व होने वाले। तो देखो अभी एक क्वेश्चन जो ये वाला आया था ना, जब तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जैसे ही तुम इस क्वेश्चन पे आओ ना, यहाँ पे तुम्हें जरूरत है कि जैसे ही तुम्हें ये बात पता चलेगा ना, जब तुम क्वेश्चन रीड करोगे तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं CLM और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ मुझे क्वाड्रेटिक सब सॉल्व करना है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे तुम्हें स्किप करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि तुम ये क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट सॉल्व कर सको। क्लियर है सभी को? इसलिए जेई के एग्जाम में ये फायदेमंद होता है कि एक बार पहले शुरू में पेपर देख लो, है ना। ऐसा नीट के लिए नहीं होता, क्यों? क्योंकि नीट में क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड लेवल होता है और वहां पे तुम वो टाइम वेस्ट ना करो तो बेटर है, और तुम फटाफट सॉल्यूशन करना शुरू कर दो। बट जेई में ये एडवाइज्ड है कि आप पहले एक बार पेपर पलट करके देख लीजिए, है ना। 5 मिनट का टाइम दे दो उस पेपर को, ताकि तुम ये सारे डिसीजन ले सको कि हाँ, जो ईजी क्वेश्चन है वो हम फटाफट सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमने सॉल्व कर लिया। यस, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो तुमसे ये पूछ रहा था, थोड़ा जूम कर लेते हैं हम डेटा देखने के लिए। वो कह रहा है कि ये डिटेक्टर मैक्सिमम लाइट, है ना, कितने टाइम, कौन कौन से टाइम पे डिटेक्टर को मैक्सिमम लाइट मिलेगा। तो मुझे बताओ, डिटेक्टर को मैक्सिमम लाइट तभी मिलेगा ना जब डिटेक्टर पे इमेज बनेगा, मतलब सारे के सारे रेज जा करके डिटेक्टर पे कन्वर्ज हो रहे होंगे। क्लियर? मतलब डिटेक्टर एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे इमेज बन रहा है ड्यू टू दिस लेंस। क्लियर? तो मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, मैं इसे लेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करूंगा। क्लियर? तो अगर मैं लेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जा रहा हूं तो ध्यान से देखो, तो लेंस का स्पीड 0 हो जा रहा है, सोर्स का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा बताओ? 3 - 1 2 हो जाएगा। डिटेक्टर का भी स्पीड 3 - 1 2 हो जाएगा। क्लियर सभी को? तो कुछ देर के बाद, है ना, मान लेते हैं टी टाइम के बाद मैक्सिमम लाइट मिल रहा है डिटेक्टर को। टी टाइम के बाद मैक्सिमम लाइट मिल रहा है डिटेक्टर, मतलब टी टाइम के बाद डिटेक्टर कहां होगा? जहां इमेज बन रहा है ना। तो मुझे बताओ टी टाइम में, है ना, ये कितना आगे बढ़ गया होगा? सोर्स 2t डिस्टेंस आगे बढ़ गया होगा, मतलब अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 - 2t हो गया होगा, है ना। मतलब सोर्स एक ऐसी जगह पे आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब 10 - 2t हो गया होगा। क्लियर? और डिटेक्टर एक ऐसी जगह पे आ गया होगा, बोलो, वो 2 से जा रहा था, यहां था, तो t सेकेंड वो कितना आगे बढ़ा होगा? 2t। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा? 2t। और इसका फोकल लेंथ क्वेश्चन में मेंशन्ड है ना। फोकल लेंथ कितना मेंशन्ड है इसका? फोकल लेंथ नाउ एट 0 इनिशियल जस्ट टचिंग द लेंस, नाउ इट स्टार्ट्स मूविंग, है ना। फिगर शोज, हाँ, फोकल यहाँ पे मेंशन्ड है 0.9 सेंटीमीटर्स। क्लियर? तो f की वैल्यू है 0.9 सेंटीमीटर्स, मतलब इमेज यहां बन रहा होगा, तभी तो मैक्सिमम लाइट मिलेगा। तो इक्वेशन बना लो, बोलो, लेंस में 1/v + 1/u = 1/f। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/v मतलब 1/2t माइनस 1/10 - 2t इक्वल टू 1/0.9। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तुम्हें t में क्वाड्रेटिक मिलेगा, और उससे तुम्हें t के 2 वैल्यूज मिलेंगे इस क्वेश्चन में। अगर एक ही रूट मिला उस क्वाड्रेटिक का तो एक ही आंसर होगा, बट तुम्हें 2 रूट मिलेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसलिए तुम्हें t के 2 वैल्यूज मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि डिटेक्टर पर 2 बार इमेज बन रहा है, मतलब ऐसे 2 टाइम आएंगे जब डिटेक्टर ऐसी जगह पर होगा जहां इमेज बन रहा है। क्लियर सभी को? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आना चाहिए तुम्हें। नेक्स्ट, फिगर शोज एनोड पोटेंशियल वर्सेस, चलो बहुत ही शानदार। उसने क्या बोला, अभी तुमने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन था, सॉरी वर्क फंक्शन ही था, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था तुम्हारा? करंट ग्राफ व्हेन फोटॉन्स ऑफ सिग्नल इंसिडेंट, हाँ, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी। अब तुमने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, तो उससे क्या होगा मुझे बताओ? उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन, शायद क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन्ड है क्या वर्क फंक्शन? Work function shows anode potential versus photo current, and when photons of 6 electron volt are incident
ऑन द कैथोड इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हाँ, तो देखो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट आया, इसका मतलब वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना, क्योंकि तुमने 6 उसके ऊपर डाला तो वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट का आया। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन को छोड़ के जो बाकी बचता है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी होता है, और उसी को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो मुझे बताओ, अगर 3 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो माइनस क्यों होता है सबको पता है ना, क्योंकि नेगेटिव पोलैरिटी होती है। 3 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तुमने 6 डाला था फोटोन, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मिली, मतलब वर्क फंक्शन कितना होगा? 3। तो मटेरियल का वर्क फंक्शन 3 है। अब अगर तुम 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटो इलेक्ट्रॉन डालोगे तो अब काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा? 5। क्यों? क्योंकि वर्क फंक्शन 3 है ना, वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो तुमने 8 डाला तो अब काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिलेगा, मतलब अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -5 वोल्ट। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कहीं यहां आ जाएगा और पीछे। बट क्या सैचुरेशन करंट चेंज होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने इंटेंसिटी सेम रखा है। क्लियर सभी को, है ना, इन द सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप ना एंड सेम इंटेंसिटी, तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम होगी, सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? जिसमें सैचुरेशन करंट सेम हो बट स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे सिंपल सा एक तुम्हारा क्वेश्चन है ना, एक्चुअल में ये ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, बट साउंड वेव्स, साउंड आ रहा है तो साउंड वेव से रिलेटेड तुम कह सकते हो इस क्वेश्चन को। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को। साउंड सोर्स इज लोकेटेड समवेयर ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, कहीं पर तो है एक्स एक्सिस पर साउंड सोर्स, ठीक है। लेट अस से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर एक वाई एक्सिस भी है। तो साउंड सोर्स कहीं पर है एक्स एक्सिस पर, है ना, x इक्वल टू -10 और +4 पर वेव फ्रंट साइमल्टेनियसली पहुंच रहा है। तो x इक्वल टू -10 मान लो कहीं यहां है और x इक्वल टू +4 यहां है, तो दोनों पर एक साथ साउंड पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है? साउंड का स्पीड तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, मतलब सोर्स का दूरी दोनों से सेम होगा। तो मुझे बताओ, अगर सोर्स का दूरी दोनों से सेम होगा, इसका मतलब जरूर सोर्स -3 पे रखा हुआ है, इसका मतलब जरूर सोर्स -3, तो इससे भी 7 दूरी पर, और इधर भी 3 + 4 7, ये तुम ओरली बता सकते हो, क्योंकि दोनों पे वेव फ्रंट सेम टाइम पे पहुंच रहा है। तो वो कह रहा है कि बताओ फिर वाई एक्सिस पर एक ऑब्जर्वर कहां खड़ा होना चाहिए ताकि उस पर भी सेम इंस्टेंट पे पहुंचे। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा ऑब्जर्वर वाई एक्सिस पे कहीं इस पॉइंट पर है ना, कहीं इस पॉइंट पे, तो ये जो तुम्हारा डिस्टेंस है ये भी 7 होना चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि इधर भी 7 इधर भी 7, तो इधर भी 7 होगा, तभी तो उसी वक्त पहुंचेगा। अब बताओ, अगर वो 7 होना चाहिए तो तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो ये 3 है, ये 7 है, तो ये कितना होगा? ये √40 होगा ना, √7² - 3²। तो परपेंडिकुलर निकाल लोगे, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 7 है, ये 3 है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? √40। खत्म क्वेश्चन। तो इस पेपर में बहुत ही तुम्हें चालाकी से पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी है कि जो इजी क्वेश्चन है वो हम फटाफट कर लें और जो टफ है उनको स्किप करके बाद के लिए छोड़ें। क्लियर? नेक्स्ट, एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ये तुम्हें सिंपल बेसिक एंट्रोपी के डायग्राम पे क्वेश्चन है, वो तुमसे एफिशिएंसी पूछ रहा है। बोलो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी होगा वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? अब क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है ना, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो इसका du 0 हो जाएगा, है ना, इसका du क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में dq इज इक्वल टू du प्लस dw से तुम्हारा dq विल बी इक्वल टू क्या? विल बी dw। तो अब जब तुम वर्क लिखोगे तो वर्क लिखते वक्त सिर्फ कौन से पार्ट में वर्क हो रहा है? देखो, अगर मैं यहाँ a लिखूं, यहाँ b लिखूं और यहाँ c लिखूं, तो क्या ये बात सही है कि a से b में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और B से C में वो हीट रिलीज हो रहा है? कैसे पता मुझे B से C में हीट रिलीज हो रहा है? क्योंकि वहां पे एंट्रोपी रिड्यूस हो रहा है ना, और A से B में एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है। तो T डेल्टा S A से B में पॉजिटिव आएगा और T डेल्टा S B से C में नेगेटिव आएगा। तो मुझे जो वर्क डन में जो हम हीट लेते हैं वो सिर्फ हीट रिलीज लेते हैं, है ना, क्योंकि जो हीट रिलीज हुआ होगा उसी से वर्क हुआ होगा, और हीट एब्जॉर्ब जो है वो मेरा इनपुट का काम करता है ना।
हीट एब्जॉर्ब मेरे इनपुट का काम करता है, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पे हीट रिलीज बाय हीट एब्जॉर्ब, डी कहाँ गया, डब्ल्यू का वो जीरो हो गया, है ना, क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है। क्लियर सभी को। अब हीट रिलीज कितना होगा मुझे बताओ। क्या इस डायग्राम में मैं इजीली बता सकता हूं कि बी से सी में हीट रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो इस एरिया के इक्वल है ना। तो ये एरिया कितना है, एस नॉट इंटू टी नॉट, तो हीट रिलीज हो गया एस नॉट इंटू टी नॉट। और हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया, हीट एब्जॉर्ब हो गया पूरा ये एरिया, है ना, ए से बी के अंडर जो एरिया आ रहा है, तो ए से बी के अंडर वाला एरिया कितना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स ना, ट्रेपीजियम है वो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो जाएगा, बोलो 2t नॉट प्लस टी नॉट मतलब 3t नॉट इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो एस नॉट, तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। क्लियर सभी को। तो हमें अपना एफिशिएंसी मिल गया, बोलो आंसर मिल रहा है यहाँ पे डायरेक्ट, है ना, 2/3, टी नॉट एस नॉट कैंसिल हो गया, तो 2/3 परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 66.66%। एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाओ। एलसी ऑसिलेशन, ओरल क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है कि इनिशियली जो तुम्हारा द शॉर्टेस्ट टाइम टी एट विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी 0, मतलब कैपेसिटर को तुमने फुल चार्ज कर दिया। क्लियर, फुल चार्ज तुमने कर दिया, क्यू नॉट चार्ज आ गया, और उसके बाद तुमने क्या कर दिया, एट टी इक्वल टू 0 स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तुमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो बताओ ये एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन हो गया ना। तो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होता है ना, एक ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है, सॉरी, वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल सी, है ना, 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये फुल टाइम पीरियड होता है। वो ये कह रहा है ना, एसएचएम में इसको हम एसएचएम की तरह करते हैं ना, कि अगर यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, मतलब 1/4 ऑसिलेशन के बाद चार्ज 0 हो जाएगा। जैसे वहां पे स्पीड था, तो यहाँ स्पीड का काम कौन कर रहा है, चार्ज कर रहा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होता था, तो एलसी ऑसिलेशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चार्ज मैक्सिमम होता है, और 1/4 टाइम पीरियड है ना, यहां से यहां जाने में कितना टाइम पीरियड लगता है, 1/4 टाइम पीरियड लगता है ना, तो उतने में चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसका 1/4 कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना, इसको 1/4 करो तो इतनी देर के बाद तुम्हारा चार्ज 0 हो जाएगा। तो ये π/2 अंडर रूट एल सी, ओरल क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन स्विच एस इज कनेक्टेड टू पोजिशन 2 फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब स्विच यहां पे था, इसका मतलब इंडक्टर जो है तुम्हारा एक कैसा कनेक्टिंग वायर की तरह काम करना चालू कर दिया होगा ना। इंडक्टर अपने स्टेडी स्टेट में एक एलआर सर्किट है। क्लियर, इनिशियली तुम्हारा सर्किट ऐसा है ना, ये सर्किट है तुम्हारा ER2। ठीक है, तो मुझे बताओ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये कनेक्टिंग वायर बन गया होगा, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, E/R2, है ना, क्योंकि ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर हो गया होगा, और इसके पास अंदर में एनर्जी स्टोर हो गई होगी। क्लियर, कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी इंडक्टर में, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होता है ½ Li²। क्लियर, अब जब तुम उसे स्विच को 1 पे ले जाओगे तो सर्किट कैसा हो जाएगा, तो सर्किट ऐसा हो जाएगा R1 और ये L। अब जितनी भी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है ये क्या करेगा, करंट यहां पर फ्लो करा करके सारी की सारी एनर्जी कहां चल जाएगी, L1 में, और फिर ये इंडक्टर क्या हो जाएगा, इससे सारी एनर्जी निकल जाएगी। तो जितनी भी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर थी इस सर्किट में, वो सारी की सारी एज अ हीट मिलेगी इस सर्किट में, कहां पे, रेजिस्टर के अक्रॉस, मतलब इसके अक्रॉस कितनी एनर्जी मिलने वाली तुम्हें, ½ Li²। क्लियर सभी को। तो तुम्हारा जो एनर्जी हीट लॉस की तरह आएगा वो कितना आएगा, ½ L × I², और I² की वैल्यू कितनी होगी, I² की वैल्यू होगी E²/R2²। क्लियर, तो Le²/2R2², ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी तुम किसी L को R से कनेक्ट कर दो ना, तो ये डिस्चार्जिंग LR सर्किट हो जाएगा, है ना, ये डिस्चार्जिंग LR सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो भी एनर्जी इंडक्टर को मिली थी एक इस LR सर्किट में चार्ज होने से, है ना, तो वो सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाएगा जब तुम इसे ऊपर जोड़ दोगे। तो जितनी एनर्जी मिली थी वो सब इसके अक्रॉस हीट की तरह तुम्हें मिल जाएगी। क्लियर सभी को। तो ये तुम्हारा एक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग LR सर्किट का कॉम्बिनेशन, जिसमें तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस। क्लियर, नेक्स्ट, रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन लेंदी भी नहीं है, लेकिन ये रोटेशन और एसएचएम का कंबाइंड क्वेश्चन है। क्लियर, इसलिए ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है। तो ये सॉल्व भी फटाफट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। ये मुझसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है, और ये सॉलिड सिलेंडर है, तो मुझे पता है टाइम पीरियड का मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, 2 पाई अंडर रूट, है ना, हम क्या करते थे बताओ,
आई बाई, है ना, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता तो यहाँ पे आई बाई के होगा, है ना, अंडर रूट आई बाई के। तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा, बट उसके लिए मुझे ए के निकालना पड़ेगा पहले ना, के निकालना पड़ेगा, या फिर 2 पाई बाई ओमेगा भी तुम कह सकते हो ना, 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसका ओमेगा कैसे निकालेंगे, तुम ध्यान से देखो, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो मैं इस पॉइंट के अबाउट इसमें टॉर्क लिखूंगा, ठीक है। लेट अस से ये थोड़ा सा मैंने इसे डिस्प्लेस किया, क्लियर। अगर ये अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, है ना, तो ये ऐसे घूम के जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है और मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ना, ऐसे घूमता हुआ, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया एक्स से, क्लियर। अगर मैंने इसे थोड़ा सा एक्स से कंप्रेस किया तो ये थीटा, है ना, अगर ये x से कंप्रेस हो रहा है, ये x है, क्लियर, और ये अगर r है और मैंने इसको स्मॉल थीटा दिया है, तो तुम मुझे बताओ क्या x इक्वल टू आर थीटा होगा, है ना। ये x की वैल्यू क्या होगी, अगर ये थीटा स्मॉल है तो x की वैल्यू कितनी होगी, आर थीटा। तो मैंने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, इस पर कौन कौन से फोर्स है ना, रेस्टोरिंग फोर्स। तो ध्यान से देखो, एक तो kx एक्ट कर रहा होगा इस तरफ, बस वही होगा, है ना, k इंटू एक्स। ये रेस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए थीटा से प्रोपोर्शनल। आओ करके देखते हैं क्या ये थीटा से प्रोपोर्शनल है। चलो, मुझे पता है टॉर्क जो इस पे लग रहा है ना, रेस्टोरिंग फोर्स नहीं, रेस्टोरिंग टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, है ना, पॉइंट पी के अबाउट जो रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है बताओ, ये डिस्टेंस कितना है, आर। तो टॉर्क की वैल्यू आएगी के एक्स इंटू आर, है ना, के एक्स इंटू आर। तो ये कितना हो गया, k इंटू आर थीटा इंटू आर, मतलब k आर स्क्वायर थीटा। तो ये टॉर्क क्या आ गया तुम्हारा बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू k आर स्क्वायर थीटा आ गया ना। इसका मतलब ये क्या करने वाला है, ये टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब ये एंगुलर एसएचएम करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ओमेगा फाइंड आउट कर लेता हूँ। मुझे बताओ क्या ये टॉर्क आई अल्फा के इक्वल होगा, तो आई अल्फा इक्वल टू के आर स्क्वायर थीटा, है ना। मैं कौन से इक्वेशन तक पहुंचना चाह रहा हूं, मैं इस तक पहुंचना चाह रहा हूं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो मुझे वहां से ओमेगा मिल जाएगा, टाइम पीरियड में 2 पाई बाई ओमेगा से निकाल लूंगा। तो यहां से अल्फा निकालते हैं, बताओ डिस्क का इस एज के, है ना, एज के बिल्कुल इसके सर्कमफेरेंस पे एक एक्सिस है, तो उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। यहाँ पे ये डिस्क है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है, तो एक ही बात है डिस्क और सॉलिड सिलेंडर हो। यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर। तो 3 बाई 2 एम आर स्क्वायर अल्फा इक्वल टू के आर स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अपने को वैल्यू क्या मिलेगी, अपने को वैल्यू मिलेगा, मुझे वैल्यू चाहिए किसका, मुझे अल्फा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा हो गया 2k बाई 3m इंटू थीटा। तो बताओ ओमेगा की वैल्यू मिल गई तुम्हें, है ना। इसका मतलब ओमेगा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 2k बाई 3m। टाइम पीरियड क्या हो गया तुम्हारा, 2 पाई बाई ओमेगा, मतलब 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2k, खत्म। तो 2 पाई अंडर रूट 3m बाई 2k। तो देखो क्वेश्चन भी छोटा सा है, लेकिन हर कोई ये सॉल्व नहीं करने वाला एग्जाम में, ये तुम्हें भी पता है ना, क्योंकि ये रोटेशन एंगुलर एसएचएम ये कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अज्यूमिंग द सन टू बी अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर एट अ टेम्परेचर T Kelvin, evaluate the total radiant power incident on earth having radius r naught at a distance r from the sun। क्या तुम्हें सोलर कांस्टेंट की थ्योरी याद है, वही सब तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, है ना। सोलर कांस्टेंट की थ्योरी तो लिखी हुई है ना। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास एक सन है, क्लियर, तो और यहाँ पे तुम्हारे पास एक अर्थ है, ठीक है, कितनी दूरी पर है वो उससे, आर फ्रॉम द सन, है ना, डिस्टेंस आर फ्रॉम द सन। तो यहां पे जो इंटेंसिटी पहुंच रही है अर्थ तक इंटेंसिटी कितनी पहुंचेगी बताओ। सबसे पहले सन का जो पावर आएगा ना, सन का जो पावर आएगा वो कितना आएगा, ध्यान से देखो, पावर ऑफ सन कितना आएगा, सिग्मा ई ए। सन एक ब्लैक बॉडी है, ई की वैल्यू 1 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सिग्मा ए, किसका ए, सन का ए, सिग्मा ए सन का टेम्परेचर टी, टी का पावर 4, ये पावर आया। तो इंटेंसिटी जो अर्थ तक पहुंची वो कितना आएगा, बोलो, पावर पर यूनिट एरिया। तो ये जो पावर इससे निकल रहा है वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर में हो रहा है, तो जो इंटेंसिटी पहुंचा वो कितना हुआ, सिग्मा ए ऑफ सन टी का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये इतना एनर्जी पर यूनिट एरिया अर्थ तक पहुंच रहा है, तो अर्थ पर टोटल कितना पहुंचेगा, तो अर्थ का प्रोजेक्शन वाला एरिया लेते हैं ना हम लोग, है ना, अर्थ का प्रोजेक्शन वाला एरिया कितना होगा बोलो, इस पर टॉर्च मारूंगा मैं, तो ये पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। अर्थ का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है ना, अर्थ का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, अर्थ का रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, हाँ आर नॉट, है ना, अर्थ का रेडियस कितना गिवन है, आर नॉट। क्लियर, उसको मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूं, अर्थ का रेडियस कितना गिवन है, आर नॉट। इसका मतलब जिस जो प्रोजेक्शन एरिया होगा अर्थ का वो कितना होगा, पाई आर नॉट स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया इतना एनर्जी पहुंचा, तो पाई आर नॉट स्क्वायर में कितना पहुंचेगा, है ना, तो वही तो हमसे पूछ रहा है। क्लियर, तो पावर जो अर्थ को मिला वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा सिग्मा एरिया ऑफ सन। तो अब एरिया ऑफ सन डाल देते हैं, बताओ सन का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर नॉट स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है। तो कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 4 पाई कैंसिल हो गया बस। तो देखो हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, पाई आर नॉट स्क्वायर सिग्मा पाई आर नॉट स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर टी का पावर 4 बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो ये सोलर कांस्टेंट की थ्योरी है, तुम्हें सोलर कांस्टेंट पढ़ रखा है तो क्वेश्चन तुम फटाक से टिक मारोगे। क्लियर, नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा आ गए, फॉर सैटेलाइट फ्रॉम द center of the earth are 2r and 4r respectively, where r is the earth, r is radius of the earth, where r is the earth are 2r and 4r respectively, where r is the radius of the earth, है ना। यहाँ पे भी देखो बहुत सारे वर्ड्स एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है, where r is, ठीक है, where r is the radius of the earth and m is, सबके पास क्वेश्चन पेपर है तो जस्ट देख लो, क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा हैं। क्वेश्चन क्या है, सबको डायग्राम क्लियर होगा। यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये जो सैटेलाइट होगा तब जरूर एक एलिप्टिकल पाथ में जा रहा होगा, है ना। तो एक बार सैटेलाइट इस पोजीशन पर है S1 और एक बार सैटेलाइट इस पोजीशन पर है S2, सच दैट ये जो डिस्टेंस है ये 4r है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना, एपोगी पेरिगी वाला कॉन्सेप्ट, और ये क्या है तुम्हारा 2r है। क्लियर, तो वो कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। क्लियर, अब मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, v स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले यहाँ पे v निकालना है ना, कि यहाँ पे v कितना होगा। तो आओ वहाँ पे v कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, मान लेते हैं यहाँ पे इसका स्पीड v1 है और यहाँ पे इसका स्पीड v2 है। सैटेलाइट का मास m ले लेते हैं। मुझे बताओ क्या सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यस। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू वहाँ एंगुलर मोमेंटम, मतलब कितना, m इंटू v1 इंटू 2r इक्वल टू m इंटू v2 इंटू 4r। इसका मतलब ये कितना आ गया 2 और ये कैंसिल, इसका मतलब v1 इक्वल टू आ गया 2v2, है ना, v1 इक्वल टू आ गया 2v2, या फिर v2 इक्वल टू क्या आ गया v1/2। इंपॉर्टेंट, क्लियर, v2 इक्वल टू क्या आ गया v1/2। नेक्स्ट, क्या सैटेलाइट की टोटल एनर्जी यहाँ और टोटल एनर्जी यहाँ कंजर्व होगा, यस, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होगा। क्यों, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा वहाँ पे, है ना, सैटेलाइट जब घूम रहा है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं अर्थ का जो मास है ना, अर्थ का कुछ मास क्वेश्चन में गिवन है, m इज मास ऑफ द अर्थ, है ना, r इज रेडियस और m इज मास ऑफ द अर्थ। तो मान लेते हैं अर्थ का मास कैपिटल M है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितना होगा इस सैटेलाइट का। तो मान लो मैं इस पॉइंट को पॉइंट 1 कह रहा हूँ, इस पॉइंट को पॉइंट 2 कह रहा हूँ, तो k1 प्लस u1 विल बी इक्वल टू k2 प्लस u2 होगा। अब k1 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ इंटू सैटेलाइट का मास इंटू v1 स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू सैटेलाइट का मास इंटू v1 स्क्वायर, है ना। तो v2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल, तो मैं एक काम करता हूँ, v1 इक्वल टू 2v2 मुझे चाहिए ना, तो मैं इसी को यूज करूंगा। तो मैं 2v2 स्क्वायर इसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे v2 की तो वैल्यू चाहिए, तो v2 को रखता हूँ इक्वेशन के अंदर, इंटू 2v2 का होल स्क्वायर। ठीक,
प्लस u1 कितना हो जाएगा, u1 हो जाएगा माइनस GMM बाई 2R इक्वल टू K2। बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ इंटू m इंटू V2 स्क्वायर माइनस GMM बाई 4R। क्लियर सभी को? यहाँ से तुम्हें V2 की एक वैल्यू और मिलेगी है ना, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा, 2V2 का होल स्क्वायर मतलब 4mV2 स्क्वायर बाई 2 मतलब 2mV2 स्क्वायर, और ये हाफ mV2 स्क्वायर, तो 2 से हाफ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2mV2 स्क्वायर इज इक्वल टू GMM बाई 2R माइनस GMM बाई 4R। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा GMM बाई 4R मतलब 3/2mV2 स्क्वायर इक्वल टू GMM बाई 4R। तो यहाँ पे तुम्हारा ये m और m कैंसिल हो गया। क्लियर? तो इधर से तुम्हें V2 स्क्वायर की कुछ वैल्यू मिली है ना, तो तुम ना इस V2 स्क्वायर की वैल्यू को अपने पास रखो। ठीक है, कितना मिला तुम्हें V2 स्क्वायर का वैल्यू, V2 स्क्वायर मिल गया तुम्हें 2GM बाई 6R, नहीं सॉरी 2GM बाई 12R है ना, 2GM बाई 12R, या फिर मैं इसको क्या लिख दूंगा, GM बाई 6R। अब मुझे बताओ क्या एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे V2 स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन। ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा है ना, यहाँ पे तुम्हें कौन सा एक्सेलरेशन लेना है, जो V से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही फॉर्मूला होता है ना, तो मुझे बताओ यहाँ पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर का निकालना है, तो यहाँ पे S2 का एक्सेलरेशन कितना होगा। S2 पे एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, ये जो अर्थ इसके ऊपर लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, GM बाई 4R का होल स्क्वायर है ना। ये एक्सेलरेशन कितना होगा, GM बाई 4R का होल स्क्वायर। क्या ये V से परपेंडिकुलर है, यस है ना, GM बाई 4R का होल स्क्वायर होगा ना एक्सेलरेशन जो इसके ऊपर लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, GMM बाई 4R का होल स्क्वायर, तो मास उससे डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वो वैल्यू तुम्हें डालनी है, V2 स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें पता है, GM बाई 6R। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा GM बाई 4R का होल स्क्वायर है ना, तो GM बाई 4R का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16R स्क्वायर, तो 16R स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हारे सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, GM ने GM को मार दिया, एक R ने R को मार दिया, तो 16R बाई 6। क्लियर? मतलब कितना, 8R बाई 3 है ना, 16R बाई 6 मतलब 8R बाई 3। तो दिस इज योर आंसर। अनदर रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर और एंगुलर मोमेंटम तीनों का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो देख लो अच्छे से क्वेश्चन को, ये पूरा सोल्यूशन है तुम्हारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लास्टिक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, is placed on a thin oil film of thickness 2 mm spread over a flat horizontal surface। ये एक विस्कोसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर? तो इस विस्कोसिटी के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो है ना। टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्पिन द डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इतना, ये मुझे सॉल्व करके बताना है। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप का ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि एग्जाम में बहुत कम ही स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, और अपने पास ऑप्शन है ना कि 10 में से अपने को 5 सॉल्व करना है। तो जैसे ही तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तुम्हें देख करके समझ आ जाएगा कि ये रोटेट भी कर रहा है ना, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, इस पे जो विस्कोसिटी का जो फोर्स लगने वाला है ना, टोटल जो विस्कोसिटी का फोर्स लगने वाला है, तुम ध्यान से देखो है ना, तो विस्कोसिटी और सर्कुलर मोशन इस टाइप का एक थोड़ा सा कंबाइंड क्वेश्चन है ये। क्लियर? तो हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे, बट अगर तुम ध्यान से करोगे इस क्वेश्चन को तो इसमें कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इधर देखो है ना, ये क्या कह रहा है, प्लास्टिक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है ना, ये है तुम्हारा सर्कुलर डिस्क, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर? बिल्कुल धीरे धीरे हौले हौले से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ सेंटर और इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर्स है ना। अब टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्पिन द डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ना इससे इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जा करके एक dr थिकनेस का रिंग लूंगा।
क्लियर। मैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके क्या करूंगा, एक डी आर थिकनेस का रिंग लूंगा और इसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क चाहिए ये मैं निकालूंगा पहले, है ना। मैं यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाऊंगा और एक डी आर थिकनेस का रिंग लूंगा, तो इसके घुमाने के लिए हमें कितना टॉर्क चाहिए। तो मुझे बताओ जो टॉर्क चाहिए वो क्या होगा, वो होगा आर इंटू एफ, है ना। तो रेडियस तो मुझे पता है, बट एफ की वैल्यू क्या होगी। तो इस कहाँ पर है मेरा ऑयल का लेयर, वो डिस्क ऑयल के लेयर के ऊपर रखा हुआ है, तो मतलब इसके पीछे है। जैसा मैंने डायग्राम बनाया तो इसके पीछे ऑयल का लेयर है। अगर मैं इसी डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं तो तुम ऐसा देखो कि एक डिस्क इस तरीके से रखा हुआ है ना, और इसके नीचे यहाँ पर ऐसे ऑयल का लेयर होगा, है ना। ये इसके नीचे यहाँ पर ऐसा ऑयल का लेयर होगा। क्लियर सभी को, ये ऑयल का लेयर है, ठीक है। और इसने ऑयल के लेयर का थिकनेस भी दे रखा है हमें, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इतना, गुरुत्वाकर्षण विस्कोसिटी इतना, तो टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्पिन द डिस्क सेंट्रल विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 8 रेडियन पर सेकंड, हाँ 2 मिलीमीटर, है ना। ये वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 2 मिलीमीटर का दे रखा है। और किस तरीके से घूम रहा है ये, अगर तुम इसका डिस्क का एक्सेस ऐसा मान लो तो ये ओमेगा से इस तरीके से घूम रहा है। कितना ओमेगा है इसका, 8 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके ये ऐसे डी आर थिकनेस का वहाँ पे रिंग लिया है। समझ आया सभी को, है ना। ये डी आर थिकनेस का रिंग इस तरीके से मैंने रिंग ले रखा है, ठीक है। ब्लू से ही बनाता हूँ मैं, ये है ना, ये डी आर थिकनेस का मैंने वहाँ पे पतला सा रिंग ले रखा है और इस पतले से रिंग को घुमाने में कितना टॉर्क चाहिए वो मैं निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले ये करते हैं कि इस पर फोर्स कितना है, विस्कस फोर्स। तो मुझे बताओ विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है ईटा ए डीवी बाई डी वाई, है ना। ईटा ए डीवी बाई डी वाई, जहाँ डीवी बाई डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अभी तुम ध्यान से देखो, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ईटा, उसको मैं ईटा ही छोड़ रहा हूँ। एरिया, बोलो इस रिंग का एरिया क्या है, मैं इस रिंग के ऊपर फोर्स निकाल रहा हूँ, है ना। तो उस रिंग का एरिया क्या है, 2 पाई आर डी आर, है ना, 2 पाई आर डी आर, ये इस रिंग का एरिया है। डीवी, तो डीवी क्या होता है, यहां से लेकर के ग्राउंड तक में जो वेलोसिटी का चेंज है। तो मुझे बताओ ये कितनी स्पीड से घूम रहा होगा, रिंग का ये वाला पॉइंट आर ओमेगा से घूम रहा होगा, और जो ग्राउंड से कांटेक्ट में है वो रेस्ट पर होगा। तो आर ओमेगा माइनस 0, ये मेरा डीवी है। तो डीवी की वैल्यू हो गई आर इंटू ओमेगा बाई डी वाई। कितने डिस्टेंस में ये वेलोसिटी का चेंज आया है, 2 मिलीमीटर में, है ना। तो डी वाई, तो उस डी वाई को मैं अभी 2 मिलीमीटर बाद में मैं वैल्यू डालूंगा, है ना। इस डी वाई की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, ये मुझे पता है ना। ये 2 मिलीमीटर क्या है, ये डी वाई है, क्लियर। तो इतना फोर्स इस पे लग रहा है, बट मुझे क्या निकालना है, मुझे टॉर्क निकालना है। और अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो मुझे इस फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर से, है ना। तो एक्चुअल में मुझे इसे एफ नहीं लिख करके मुझे इसे डी एफ लिखना चाहिए ना। ये वो फोर्स है जो इस पतले से रिंग पे लग रहा है, ठीक है। तो जो छोटा सा टॉर्क होगा वो कितना होगा, अगर मैं उसे डी टाउ लिखूं, है ना। डी टाउ की वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो अगर ये चीज़ आर से मल्टीप्लाई होगी तो तुम ध्यान से देखो, ये जो ईटा है ये 2 पाई है, ये आर और आर, 2 आर पहले से थे, एक और मल्टीप्लाई होगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा ना, आर क्यूब डी आर। और एक ओमेगा भी है, तो उस ओमेगा को हम लोग आगे लिख लेते हैं ना, जो उस ओमेगा को हम लोग आगे में लिख लेते हैं, ओमेगा ईटा इंटू ओमेगा इंटू 2 पाई आर क्यूब डी आर, और डिवाइडेड बाई क्या है, डी वाई। डी वाई की वैल्यू क्या है, 2 मिलीमीटर, वो कांस्टेंट है ना, ये 2 मिलीमीटर का लेंथ है, वो हम वैल्यू डाल देंगे। अब क्या करना है, ये टॉर्क है इस छोटे से रिंग पे, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल रिंग पे टॉर्क चाहिए। तो टोटल रिंग पे टॉर्क निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। बोलो कितना रेडियस है तुम्हारे डिस्क का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर्स है ना। तो 0 से लेकर के कैपिटल आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर्स है। तो वो वैल्यूज़ हम डाल देंगे बाद में, पहले इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। बोलो कितना हो गया, ईटा ओमेगा 2 पाई आर का पावर 4 बाई 4 इंटू डी वाई। और मुझे बता क्या है, मुझे यहाँ पे ये सारा का सारा वैल्यूज़ पता है क्या, मुझे सारे वैल्यूज़ मालूम है। बोलो ईटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है क्या, यस 1 kg मीटर पर सेकंड, ओमेगा दिया है 8 रेडियन पर सेकंड, पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ डिस्क 10 सेंटीमीटर, डी वाई की वैल्यू 2 मिलीमीटर। यहाँ पे वैल्यूज़ डालो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर का ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप। ये ऐसा क्वेश्चन है जो 100% स्टूडेंट से सॉल्व होना चाहिए जिसने भी सेमीकंडक्टर के सर्किट्स पढ़ रखे हैं। चलो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे देखो, है ना।
ये इतने वोल्टेज पे कंडक्ट करेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड है ना। तुम अपने आप से स्क्रीन पॉज करके पहले ट्राई कर लिया करो क्वेश्चन और उसके बाद डिस्कशन देखो, है ना। तो बताओ सिलिकॉन 0.3 पे कंडक्ट करने लगेगा और जर्मेनियम 0.7 पे। बताओ ये दोनों डायोड कैसे बायस्ड है? दोनों फॉरवर्ड बायस्ड है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये 0.3 पे ही करने लगेगा। तो जैसे ही ये 0.3 वोल्टेज इसके पास आएगा, है ना, जैसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 होगा, करंट इस रास्ते फ्लो होना चालू हो जाएगा, है ना। ये 0.3 वोल्ट क्या है? ये सिलिकॉन डायोड का बैरियर पोटेंशियल है ना। ये सिलिकॉन डायोड का बैरियर, सॉरी ये 0.3 उसने क्या बोला? उसने जर्मेनियम का बोला, है ना। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डायोड, ओके। तो जर्मेनियम का है 0.3 वोल्ट, तो मैंने यहाँ पे गलती से सिलिकॉन का लिख दिया। जैसे ही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 वोल्ट का होगा, करंट इस दिशा में फ्लो करना चालू हो जाएगा। क्लियर सभी को ये चीज? क्या इस वक्त सिलिकॉन से करंट क्यों फ्लो नहीं कर रहा है? क्योंकि सिलिकॉन को 0.7 वोल्ट चाहिए, है ना। सिलिकॉन को 0.7 चाहिए जब, और जर्मेनियम सिलिकॉन पैरेलल में लगे हैं, तो अगर ये 0.3 है तो ये भी 0.3 होगा ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल 0.3 होगा, लेकिन ये कंडक्ट नहीं कर सकता अभी। क्यों? क्योंकि इसका बैरियर पोटेंशियल 0.7 है। क्लियर सभी को ये चीज? तो तुम्हारा सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड, है ना। सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम का है 0.3 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट है, जबकि सिलिकॉन डायोड का उसने कितना बोला? 0.7। तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कितना चाहिए? 0.7 चाहिए, तब तो ये कंडक्ट करेगा। और ये दोनों पैरेलल लगे हैं, तो ये 0.3 है तो ये भी 0.3 होगा। क्लियर? तो जब तक ये 0.7 नहीं होगा ये कंडक्ट नहीं कर सकता, और ये 0.7 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये 0.3 है। क्लियर सभी को ये चीज? और ये दोनों पैरेलल में है, तो जितना इधर पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना इधर भी होगा। तो जो दोनों में से छोटा वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वही पहले कंडक्ट करना चालू कर देगा, है ना, जो उसका बैरियर पोटेंशियल छोटा है। क्लियर? तो अब तुमसे सिंपल वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमसे पूछा जा रहा है ना। यहाँ पे ऐसे हम आउटपुट लेते हैं, है ना, दिस इज योर आउटपुट। क्लियर? ये तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो मुझे बताओ, बहुत ही ईजी है ये। 12 वोल्ट था, इसमें से 0.3 वोल्ट इधर चला गया, इसका मतलब ऑब्वियसली इतनी दूर में कितना बचा होगा? 11.7 वोल्ट। खत्म, आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है तुम्हें, है ना, बस इतना ही तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देख लो। क्वेश्चन रीड करो, बेसिक सा एग्जाम्पल है जो क्लास में कराया जाता है हमेशा। ठीक है, रेड का nth ब्लू के n+1th से कोइंसाइड कर रहा है ना। nth ऑफ रेड n+1th ऑफ ब्लू से कोइंसाइड कर रहा है। तो बोलो रेड का nth कहां पे होगा? n इंटू लैम्डा डी बाई डी। तो n का लैम्डा कितना दिया और रेड लाइट का इतना है 7800। तो 7800 कैपिटल D बाई डी इज इक्वल टू n+1 इंटू 5200, ये लैम्डा हो गया, इंटू कैपिटल D बाई डी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए ये, और तुम देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा तुम्हारा इक्वेशन बन गया क्या? n/n+1 इक्वल टू 5200 बाई 7800, मतलब 2/3। तो देखो n/n+1 अगर 2/3 है तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 2 होगा, तब n+1 3 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड, ब्लू जो थर्ड ब्लू है उस थर्ड का, सॉरी ब्लू का जो थर्ड ब्राइट फ्रिंज है और रेड का जो सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो n का आंसर कितना हो गया? n इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इस क्वेश्चन को एक और बहुत ही इजी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप में, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है 10 में से 5 करने का, तो मैं 22 23 फटाक से सॉल्व करके सीधा 24 पे आता, और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप कितना छोड़ना है। तो कितना गैप छोड़ा जाता है? बोलो, जितना उसका इलोंगेशन होता है उतना ही गैप छोड़ते हैं ना हम, है ना। रेलवे ट्रैक इज लेड इन विंटर व्हेन एवरेज टेम्परेचर इज 18। द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ 12 मीटर प्लेस्ड ऑन आफ्टर द अदर। हाउ मच गैप शुड बी लेफ्ट बिटवीन टू सच सेक्शंस so that there is no compression during summer when the temperature goes to 48 degrees Celsius। तो मुझे बताओ कितना गैप, कितना इलोंगेशन होता है? L अल्फा डेल्टा टी का, तो उतना गैप मुझे छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। L अल्फा डेल्टा टी का इलोंगेशन होता है, तो गैप भी मुझे उतना ही छोड़ना पड़ेगा, L अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ लेंथ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 12 मीटर। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना, 11 इंटू 10 का पावर -6, और डेल्टा टी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 18 से 48 मतलब 30। बस
ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करो। क्लियर सभी को ये चीज़? तो इस तरीके से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन को अच्छे से, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वो कह रहा है कि एक तुम्हारा स्ट्रिंग है जो कि फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है ना। ठीक है, ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, क्लैम्ड एट बोथ एंड्स। इसका मतलब दिस, ऐसा है ना। मतलब ये क्या होगा तुम्हारा λ/2 है ना। एल की वैल्यू कितनी है, λ/2। तो उसका एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है तुमसे। तो मुझे बताओ एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है। एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। अब वो तुमसे इस एनर्जी की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन में देखो उसने म्यू, आंसर जो तुम्हारा है वो न्यूमेरिकल टाइप है, लेकिन उसने म्यू की वैल्यू नहीं दी है ना। एम्पलीट्यूड ये स्मॉल ए कह रहा है, हम भी इसको स्मॉल ए लिख लेते हैं, है ना। हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। उसने तुम्हें म्यू की वैल्यू नहीं दी और उसने तुम्हें ओमेगा की भी वैल्यू नहीं दी। इसका मतलब क्या है, मुझे इन दोनों को कहीं से एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, तो मुझे क्या पता है कि फंडामेंटल मोड में जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू कितना होता है 1/2L √T/μ, है ना। फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2L √T/μ, है ना। तो ये तुम्हारा √T/μ ये स्पीड है और ये तुम्हारा लैम्डा है ना 2L। तो तुम इसको लैम्डा भी लिख सकते हो, बट कोई नहीं, हम अपने 1/2L लिख करके चल रहे हैं। बोलो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2L है ना, तो मैं यहाँ पे 2L डालता हूँ इसको। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ω/2π। दिस इज इक्वल टू 1/2L √T/μ। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गए। मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, है। मैं किसी तरह क्या करूँगा, मुझे म्यू की वैल्यू क्वेश्चन नहीं दी है, तो मैं इसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ म्यू को। अब मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, तो ω²/π² इक्वल टू 1/L² इंटू T/μ। तो यहाँ से मुझे म्यू की वैल्यू मिल गई है। क्या मिली मुझे म्यू की वैल्यू, मुझे मिला π²T, है ना। T इज टेंशन, π² डिवाइडेड बाई ω²L², है ना। ये मुझे म्यू का वैल्यू मिला। अब मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू π²T बाई ω²L² इंटू A² इंटू ω² इंटू लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2L, तो मैं इसको भी 2L डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो तुम देखो यहाँ पे बहुत से टर्म्स कैंसिल हो गए, ω² ने ω² को मार दिया। T की वैल्यू क्वेश्चन में F की वैल्यू है ना, F टेंशन इन द स्ट्रिंग इज F। तो ये क्या हो गया तुम्हारा π²F A², और भी कुछ चीज़ें कैंसिल हुई, ये L और ये L और ये 2 और ये 2। तो ऊपर सिर्फ π²F A² बचा और नीचे बचा L। तो तुम देखो ये सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू डालो आंसर निकाल लो। क्लियर सभी को। और A की वैल्यू भी उसने 1/π दी है, तो ये 1/π², तो π² कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारा आंसर सिर्फ F/L हो जाएगा, है ना, F/L। और F की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 10 न्यूटन और L गिवन है 1, तो 10/1, 10 तुम्हारा आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब देखो विस्कोसिटी का एक और अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है वो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक टेबल है ना। उस टेबल को हम ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। ठीक है, एक टेबल है ऐसा। अब टेबल को चलो रेक्टेंगल शेप दे देते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लेट है वो स्क्वायर है ना। ये टेबल है, ठीक है, और इसके ऊपर एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर प्लेट किस तरीके से रखा है, स्क्वायर प्लेट इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, ये एक स्क्वायर प्लेट इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, समझ आया। अब तुम इसको फोर्स लगा के कुछ खींच रहे हो, तो इसमें से हाफ प्लेट कितनी देर में बाहर चला जाएगा ये अपने को बताना है ना। तो मान लेते हैं किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, लेट अस से एट किसी भी इंस्टेंट पे मेरा ये सिचुएशन आ गया कि अंदर जो है वो x लेंथ बचा है, और ऑब्वियसली ये लेंथ जो है वो L गिवन है ना। स्क्वायर का साइड मान लो L है ना। स्क्वायर का साइड मैंने कितना मान के चला है, स्क्वायर का साइड लेट अस से L है। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर प्लेट है और ये जो टेबल है, इसके बीच में थिकनेस कितना है, इसके बीच में ऑयल है। तो अगर तुम साइड से देखोगे तो तुम्हें कैसा दिखाई देगा, देखो है ना, तुम्हें अपना स्क्वायर प्लेट ऐसा दिखाई देगा, और
इसके नीचे ऑयल का थिकनेस दिखेगा तुम्हें, है ना, तुम्हें ऑयल का कुछ थिकनेस दिखाई देगा, ये ऑयल है, ये कितना थिक ऑयल है ये भी इसने क्वेश्चन में बता रखा है ना, 1 मिलीमीटर, है ना, ये जो ऑयल का तुम्हें थिकनेस मिल रहा है यहाँ पे, दिस इज इतना थिकनेस, दिस इज 1 मिलीमीटर, ठीक है, ये 1 मिलीमीटर थिकनेस दिख रहा है। शीट इज पुल्ड आउटवर्ड्स विदाउट रोटेशन, मतलब बिल्कुल सीधा जा रहा है ना, विद अ कांस्टेंट फोर्स 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि इसको बाहर खींचने के लिए 15 न्यूटन के फोर्स की जरूरत है, मतलब विस्कस फोर्स भी जरूर क्या होगा, 15 न्यूटन के इक्वल होगा, है ना, तो क्योंकि तुम उससे कम लगाओगे तो ये बाहर खींच करके नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद एक वर्ड मेंशन करना चाहिए था कि ये स्लोली बाहर की तरफ आ रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑयल इज ईटा, इतना उसने दे रखा है। अब कितना टाइम लगेगा इसे आधा बाहर आने, मतलब जब x की वैल्यू L/2 हो जाएगी तो कितना टाइम लगेगा उसे। अभी देखते हैं जब ये x की वैल्यू x है तो विस्कस फोर्स कितना है उसके ऊपर, है ना, जब x की वैल्यू x है तो विस्कस फोर्स कितना है, dF, है ना, जब x की वैल्यू f है, x है, तो dF की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से ना, ये जो फोर्स इस पे लग रहा है ना, विस्कस फोर्स की वैल्यू में निकालना चाहता हूँ, चलो मैं इसको FV लिखता हूँ, बोलो ईटा इंटू ए, कितना एरिया कांटेक्ट में है ऑयल के सरफेस से, L इंटू एक्स, तो ईटा इंटू ए इंटू dV/dx, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक v स्पीड से बाहर की तरफ जा रहा है, तो टॉप मोस्ट सरफेस का स्पीड कितना है v और बॉटम मोस्ट का 0, तो dv की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस 0v, है ना, ईटा इंटू ए इंटू dV/dx, ठीक है, बाई dx, तो ये dx की वैल्यू जो है वो मैं कुछ, है ना, ये dx है, इसको मान लो मैं ऐसे y के इक्वल मान ले रहा हूँ ना, तो डिवाइडेड बाई y, इतना विस्कस फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, क्लियर। अब ये विस्कस फोर्स कितने के इक्वल होगा, 15 के, क्योंकि तभी तो ये स्लोली बाहर की तरफ मूव कर रहा है ना, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारी 15 इज इक्वल टू ईटा Lx बाई वाई इंटू वी, है ना, ये तुम्हारा इक्वेशन बना, समझ आया सभी को। अब मुझे ये बताना है कि जब तक इस x की वैल्यू कितनी हो जाती है, x की वैल्यू जब तक L/2 हो जाती है तब तक कितना टाइम लगेगा, मतलब मुझे किसी तरह टाइम को इस इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो टाइम को इक्वेशन में लाने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, देखो क्या लिखोगे, 15 इक्वल टू ईटा Lx और v को मैं लिख दूंगा dx/dt डिवाइडेड बाई y, तो ये y भी कांस्टेंट है यहाँ पे ना, y की वैल्यू कितनी है 1 मिलीमीटर। तो अब मेरा ये जो इक्वेशन बनेगा, देखो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा 15y बाई ईटा L, है ना, 15y बाई ईटा L इंटू डी टी इक्वल टू x dx, और मैं कर दूंगा बोथ साइड इंटीग्रेट। जब t 0 है तो x की वैल्यू कितनी थी, x वो लेंथ है जो टेबल पर है, तो जब t 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, तो उस वक्त x की वैल्यू होगी L, है ना, और जब t की वैल्यू t हो गई तो x की वैल्यू हो जाएगी L/2। तो जब तुम इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करोगे तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है ना। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें खुद से अभी कंप्लीट करना है, तो L से L/2 तक तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तुम उस माइनस साइन को इग्नोर करना, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया है ना, तो जब तुम यहाँ लोअर से अपर लिमिट इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा वो प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ नेगेटिव आने लगेगा आंसर, है ना, टाइम का। बट कोई नहीं, तुम उस माइनस साइन को इग्नोर करके चलना, क्योंकि देखो मैंने इधर भी माइनस नहीं लगाया है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में विस्कोसिटी के फॉर्मूले में होता है, ठीक। तो ये हमारा सॉल्यूशन था फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन। बट अगर न्यूमेरिकल टाइप में 10 में से 5 क्वेश्चन मुझे करना है तो मैंने 22, 23, 24, 25 फॉर्मूला बेस्ड था वो मैंने कर लिया है, तो शायद मैं 26 को स्किप करके आगे बढ़ूंगा, क्लियर। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि ये विस्कोसिटी का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मुझे आधे प्लेट का टाइम पूछा गया, टाइम पूछ रहा है वो, विस्कस फोर्स भी नहीं पूछ रहा वो टाइम पूछ रहा है तुमसे, मतलब मुझे इंटीग्रेशन करके कहीं से आंसर लाना है, तो मैं शायद इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा एग्जाम टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, देखो जीनर डायोड का ना, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, जीनर डायोड का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। वो क्या पूछ रहा है तुमसे, करंट I3 की वैल्यू पूछ रहा है। बोलो ये 240 है, तो इस लूप को अगर देखो तो अगर ये इसका ब्रेकडाउन 60 पे, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, तो इसके अक्रॉस कितना होगा 180। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 180 वोल्ट है तो I3 की वैल्यू क्या होगी V/R 10 किलो ओम, मतलब 10 का पावर 4। ये आ गया तुम्हारा आंसर, है ना, 180 डिवाइडेड बाई 10,000 मतलब 0.018 एम्पियर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, खत्म। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए।
चलो अब बाकी क्वेश्चंस भी देखते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा फिर से एक बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का YDSC का, लेकिन इसके लिए तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे, है ना, जो तुम्हारा नया ब्राइट फ्रिंज जब तुम उसको पोजीशन कर देते हो तो शिफ्ट जो होता है वो इतना का होता है ना, μ1 माइनस μ2 इंटू टी इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल डी। तो इसने क्या बोला, वो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे 7th ब्राइट फ्रिंज पे। इसका मतलब जो नया पोजीशन है वो 7 लैम्डा D बाई डी हो गया है ना। मतलब ये जो फॉर्मूला है किसके इक्वल होगा, 7 लैम्डा D बाई डी, है ना। दोनों का थिकनेस उसने सेम दिया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, μ1 μ1t एक के कारण शिफ्ट, μ2t दूसरे के कारण, है ना। तो जो तुम्हारा नेट शिफ्ट होगा वो μ1 माइनस μ2 इंटू टी, है ना। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला होता है जब तुम सेम थिकनेस के 2 ग्लास स्लैब लगाते हो, है ना, किसी स्लिट के सामने, है ना। किसी स्लिट नहीं, 2 स्लिट्स के सामने, एक के सामने तुमने μ1 का लगाया, दूसरे का μ2 का लगाया, बट दोनों का थिकनेस सेम है, तो इतने का शिफ्ट आता है। तो यहाँ से तुम देखो इजीली अपना क्वेश्चन फिर से सॉल्व हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारा डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। सारा का सारा डेटा तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसने तुमसे, वो सिर्फ तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे पूछ रहा है टी की वैल्यू। तो μ1 μ2 सब तुम्हारे पास है ना। माइनस साइन को इग्नोर करना, एक को 3.2 मतलब इसको 3.2 माइनस 2.7 करना। ऐसा नहीं कि 2.7 माइनस 3.2 कर लिए, सर ये तो माइनस आ गया आप क्या करें, है ना, वैसा नहीं करना है, क्लियर। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू पता है, μ1 μ2 पता है, तो टी की वैल्यू तुम इजीली निकाल सकते हो, क्लियर। फॉर्मूला याद रखना है। ये एक अच्छा क्वेश्चन देखो, है ना, थर्मल एक्सपेंशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। तो जैसा हमने विस्कोसिटी के 2 शानदार क्वेश्चन देखे, उसी तरीके से ये थर्मल एक्सपेंशन क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। देखो है ना, ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जब तुम इसको हीट करते हो ना, मेजर चेंजेस कुड हैपन ओनली टू हीटिंग, फाइंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ इट इज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब डेल्टा टी 100 है ना। क्या डेटा दिया इसने तुम्हें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 100, ये इसने तुम्हें बता दिया। अब कितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि अभी इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना कितना है ना। तो अगर ये तुम्हारे पास एक कोन है ना, इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा और जूम करके थोड़ा बना लेता हूँ ना फिर, या फिर इसी में हम लोग इसको जूम कर लेते हैं, जो इस डायग्राम को हम जूम कर लेते हैं। देखो ये हमारा कोन है, ठीक है। इस कोन का सेंटर ऑफ मास यहां से 2h/3 हाइट पे होता है ना। कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां होता है, 2h/3 हाइट पे, क्लियर। तो h इज इक्वल टू, सॉरी h नहीं, हाँ जब वो mgh फॉर्मूले में हम h यूज करेंगे, मैं उसी h की बात कर रहा हूँ ना। तो u ऑफ कोन कितना है, m इंटू जी इंटू 2h/3, है ना। अगर मैं इसको ओरिजिन वाली लाइन मान रहा हूँ, है ना, ये लाइन में क्या मान रहा हूँ, ओरिजिन, और u ऑफ स्फीयर, है ना, ये स्फीयर है, इज इक्वल टू, तो स्फीयर का सेंटर इसके सेंटर पर है, लेकिन ये यहाँ से कितनी हाइट ऊपर है मुझे नहीं पता, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा, है ना, कि उधर से कितनी हाइट ऊपर है। तो कोई नहीं, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और ये वाली लाइन बताओ, ये टेंजेंट है अगर, तो ये रेडियस इस पर 90 डिग्री पे गिरेगा, ठीक। और उसने मुझे सेमी एंगल बता रखा है ना, ये एंगल जो तुम्हारा है ये 30 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री है, और ये इसका रेडियस है r, और इसका रेडियस है यहाँ पे ऐसे 3r। तो अगर ये r है और ये 30 है, तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, है ना, ये 30 है, ये 60 है, क्लियर। तो वैल्यू तुम्हारा r के कंपेयर टर्म्स में क्या आएगा, r cosec 30, है ना, या फिर 30 ले लोगे यहाँ पे तो r sec 60, है ना। अगर यहाँ पे 60 लो तो r sec 60 की वैल्यू क्या होगी, 2r, है ना। तो ये जो हाइट आएगा तुम्हारा ये 2r हो जाएगा, दिस विल बी 2r, क्लियर। तो स्फीयर का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है m इंटू जी इंटू 2r, क्लियर, m इंटू जी इंटू 2r। ये अभी का पोटेंशियल एनर्जी है। जब मैं इसको 100 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, है ना, m की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, m सौ दोनों का सेम दिया है या अलग अलग दिया है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग ना। दोनों के m की वैल्यू क्या दी हुई है, उसने दिया है मेजर इन टाइम हैपन ओनली ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट्स, पोटेंशियल जो सिस्टम बट इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 100%, है ना। दोनों का मास सेम मटेरियल,
दोनों सेम मटेरियल के बने, हॉलो स्फीयर इज पुट इनसाइड अ हॉलो कोन, मास m, रेडियस 3r एंड सेमी एंगल 30 डिग्री, है ना। हॉलो स्फीयर है, इसका मास m, रेडियस r है, कोन है उसका भी मास m है, तो दोनों का मास m है, हमने यहाँ पे सही लिखा है m की वैल्यू, है ना। चलो अब मुझे क्या करना है, जब मैं इसको 30 डिग्री से हीट करूँगा तो क्या होगा, सॉरी 30 डिग्री नहीं 100 डिग्री से, जब मैं इसको 100 डिग्री से हीट करूँगा तो सारे डायमेंशन इंक्रीज करेंगे, है ना, सारे लीनियर डायमेंशंस इंक्रीज करेंगे। क्लियर, कितने से, अल्फा डेल्टा टी, है ना। तो मुझे बताओ जो तुम्हारा डेल्टा यू आएगा वो क्या होगा, वो डेल्टा यू इन कोन प्लस डेल्टा यू इन स्फीयर आएगा। तो कोन का डेल्टा यू कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2mg/3 इंटू डेल्टा एच प्लस ये हो जाएगा 2mg इंटू डेल्टा आर। क्लियर सभी को। अभी h की वैल्यू अपने को नहीं पता है, बट मुझे क्या पता है, मुझे उसका रेडियस पता है 3r, तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, वहाँ से h की वैल्यू में निकाल लेता हूँ, है ना, सिंपल। ये वाला एंगल 30 डिग्री है और वो 3r है, तो मुझे बताओ ये जो h आएगा इसका, है ना, h, बोलो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r/h। दैट मीन्स h की वैल्यू क्या आई, 3r/tan 30, मतलब 3√3r, है ना। h की वैल्यू कितनी आ गई, 3r/tan 30, इसका मतलब 3√3r। ठीक है, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस करके मैंने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, 3r/tan 30 मतलब 3r/1/√3 मतलब 3√3r। तो यहाँ पे ये 3√3r आ जाएगा, और वो 3√3 भी बाहर मल्टीप्लाई होके आएगा और अंदर सिर्फ डेल्टा r आएगा ना। तो ये हो जाएगा 2mg/3 इंटू 3√3 डेल्टा r प्लस 2mg डेल्टा r। तो यहाँ से भी तुम्हारा ये 3 और 3 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब डेल्टा r क्या होगा, डेल्टा r सिंपली हमें पता है, डेल्टा r विल बी इक्वल टू r अल्फा डेल्टा t, है ना। डेल्टा r की वैल्यू क्या होगी, r अल्फा डेल्टा t, तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। बोलो 2mg√3, है ना, 2√3mg इंटू r अल्फा डेल्टा t प्लस 2mg r अल्फा डेल्टा t। ये है तुम्हारा टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सारा डेटा क्वेश्चन में गिवन है, m की वैल्यू गिवन है, g तुम्हें पता है, r गिवन है, अल्फा गिवन है, डेल्टा t 100 है, वैल्यू डालो, आंसर निकाल लो। क्लियर, नेक्स्ट। ये फिर से देखो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का क्वेश्चन, और फिर से एनर्जी वाला क्वेश्चन, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, रॉड सेम है दोनों बार, है ना, दोनों बार रॉड सेम है। पहला एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो 4 नोड्स हैं ना, सॉरी यहाँ पे 4 मोड्स नहीं है, 4 नोड्स हैं विथ एम्पलीट्यूड ऑफ ईच एंटीनोड टू बी 1। 4 नोड मतलब कहाँ पे ना, बोथ rod is clamped at both ends and stationary longitudinal waves are produced in it. The rod has a total of 4 nodes. तो टोटल 4 है, तो मतलब क्या, एक यहाँ और एक यहाँ तो होता ही है, और बीच में 2 और होंगे। क्लियर, इसका मतलब तुम्हारे स्ट्रिंग का जो शेप बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, वो ऐसा बन रहा होगा। क्लियर, ये तुम्हारे स्ट्रिंग का शेप बना होगा, है ना, और ये स्ट्रिंग का हमारा लेंथ है। और इस केस में जो ये एम्पलीट्यूड है वो कितना कह रहा है, दिस एम्पलीट्यूड इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, स्ट्रिंग सेम है ना, मतलब लेंथ सेम है स्ट्रिंग का, है ना, और सेकेंड टाइम में 6 नोड्स बन रहा है, तो 6 नोड बनाते हैं, एक नोड इधर, एक नोड इधर, और बीच में 4 और है ना, तो 1 2 3 4। चलो एक 2 3, तो टोटल 6 नोड्स होगा ना, 1 2 3 4 5 6, और ये भी तुम्हारा लेंथ l है। ठीक है, तो यहाँ पे l कितने के इक्वल है बताओ, लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 मतलब 3 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2l/3, है ना, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2l/3। यहाँ पे क्या है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और आधा और, मतलब 5 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2l/5। ठीक है,
मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी कंपेयर करना है। तो उसने एनर्जी बोला E1/E2 बताना है। अच्छा, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड अलग है ना, इसने एम्पलीट्यूड क्या बोला 2 मिलीमीटर। अब मुझे पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू एम्पलीट्यूड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा। तो तुम देखो इन दोनों केस में ए और लैम्डा अलग अलग आ रहे हैं, है ना। तो अगर मैं E1/E2 करूं तो सिंपल आंसर होगा A1 स्क्वायर लैम्डा 1 बाई A2 स्क्वायर लैम्डा 2। तो चलो A1 स्क्वायर, तो A1 कितना है 1 मिलीमीटर, तो 1 स्क्वायर, और लैम्डा 1 कितना है 2L/3, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2L/3, ठीक है, डिवाइडेड बाई A2 स्क्वायर, तो A2 क्या है 2 स्क्वायर, और लैम्डा 2 कितना है 2L/5। तो यहाँ पर भी तुम्हारा L और L कैंसिल हो जाएगा और तुम्हें अपने E1/E2 का वैल्यू मिल जाएगा। खत्म क्वेश्चन, क्लियर। तो ये तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था, है ना, कि बताओ एनर्जी का रेशियो कितना होगा, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। और अच्छे से इस टेस्ट पेपर को बनाओ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन जो होंगे न्यूमेरिकल टाइप, उनमें तुम्हारा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए शुरू में थोड़ा सा एक बार पेपर को 5 मिनट ज़रूर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में। जय भारत।